नमस्कार। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है हमारे पास कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैन नॉट बी अप्लाइड टू। चार ऑप्शन हमारे पास। पहला है सॉर्टेड लीनियर एरे, दूसरा है सॉर्टेड बाइनरी ट्री, तीसरा है पॉइंटर एरे और चौथा ऑप्शन हमारे पास सॉर्टेड लिंक लिस्ट है। तो इस सवाल को जवाब हम ढूंढे उससे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी हमारे पास कोई डेटा होता है, ठीक है, इस डेटा को मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए तो डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज में ले सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई डेटा होता है उस डेटा को मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए हम दो डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। या तो हम किसका यूज करेंगे, एरे डेटा स्ट्रक्चर का, या फिर हम किसका यूज करेंगे, लिंक लिस्ट का। देखो, मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए या तो उस डेटा को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करवाएंगे मेमोरी में, एरे के थ्रू, या फिर किसके थ्रू करवाएंगे, लिंक लिस्ट के थ्रू। जब भी हम एरे के थ्रू रिप्रेजेंट करवाते हैं तो हमें पता है कि एरे के केस में जो मेमोरी का लोकेशन होता है वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होता है। और सपोज करो हमने ये इंट टाइप का एरे बनाया है और इसकी कैपेसिटी अगर हमने 5 मेंशन की है तो ये टोटल 5 ब्लॉक हमें मिल जाएंगे और जिसकी इंडेक्स रही होगी 0 to 4। और जहां से मेमोरी ब्लॉक मिलना स्टार्ट हुआ होगा उसका कुछ ना कुछ एड्रेस रहा होगा। सपोज करो उसका एड्रेस है 1000 है। अगर मैं 16 बिट आर्किटेक्चर कंपाइलर की बात करूं तो मैं मान के चलता हूं कि इंटीजर 2 बाइट का है, तो आगे वाले ब्लॉक का एड्रेस रहा होगा 102 104 108 सॉरी 106 एंड 108। हमें यह भी पता है कि जो एरे का जो नेम होता है वो अपने आप में क्या होता है, कांस्टेंट पॉइंटर होता है और उसके पास क्या रखा हुआ होता है, एरे का बेस एड्रेस रखा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या कर रहा होगा, 0th पोजीशन वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। सपोज करो यहाँ डेटा रखा हुआ है हमारे पास 11 22 33 44 एंड 55। इस तरीके से हमारे पास क्या रखा हुआ है, यहाँ पर डेटा रखा हुआ है। अगर मैं कहीं पर भी स्टेटमेंट लिखता हूं कि ARR ऑफ 0, तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास 11 आ जाएगा। यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अगर मैं कहीं पर भी स्टेटमेंट लिखता हूं ARR ऑफ 3, तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, 44 यहां पर रखा हुआ है। तो यहां से बात क्या पता चल रही, बात ये पता चल रही है कि यहां पर रैंडम एक्सेस अलाउ है, रैंडम एक्सेस पॉसिबल। यहाँ पर जो एलिमेंट का जो रैंडम एक्सेस होता है वो कैसा होता है, पॉसिबल होता है। और जब आप एरे के एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस करते हो तो उस केस में जो वक्त लगता है वो भी कैसा लगता है, आपको कांस्टेंट टाइम लगता है। आप एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करो उसमें जो लगने वाला वक्त होता है वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी आपकी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है। अब अगर मेरे पास यही डेटा है और इस डेटा को मुझे किसके थ्रू मेमोरी में रिप्रेजेंट करवाना है, लिंक लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करवाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्टार्ट या हेड पॉइंटर बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको 5 एलिमेंट रखने हैं तो 5 नोड आपको चाहिए होंगे। तो मान के चलो ये पहला नोड है आपका, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है। कंसेप्ट समझ जाना। मान के चलो इसका जो एड्रेस है वो 5000 है, इसका 6000 है, 7000 एंड 8000। लिंक लिस्ट के केस में जो मेमोरी का एलोकेशन होता है वो कभी भी कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। रन टाइम पे आप जैसे किसी नोड की डिमांड करते हो उसी टाइम पे हीप वाले एरिया में, ठीक है, जहां पर भी ब्लॉक अवेलेबल होता है वहां पर आपको मेमोरी अलॉट करवा दी जाती है। हमें पता है कि जब भी हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो लिंक लिस्ट के केस में जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कैसा होता है, हमेशा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। दैट मीन्स हम मेलोक या कैलोक जैसे फंक्शन को वहां पर यूज कर रहे होंगे। जो स्टार्ट पॉइंटर होता है उसके पास हमेशा क्या रखा हुआ होता है, पहले नोड का एड्रेस रखा हुआ होता है। हमें यह भी पता है कि इसकी 2 फील्ड होती है, एक को हम इन्फो फील्ड बोलते हैं, एक को हम इन्फो या डेटा फील्ड बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास लिंक फील्ड। इन्फो या डेटा फील्ड में एक्चुअल डेटा को रखा जाता है, इसके अंदर एक्चुअल डेटा को रखा जाएगा, और लिंक फील्ड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखा जाएगा। तो यहां पर डेटा की जगह डेटा आ जाएगा। सपोज करो डेटा 11 है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 6000, तो इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। डेटा क्या है 22, नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 7000, डेटा है 33, नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 8000,
डेटा हमारे पास 44, नेक्स्ट नोड हमारे पास है नहीं, और जो लिंक लिस्ट होता है हमारे पास, स्पेशली सिंगल लिंक लिस्ट का जो आखिरी नोड होता है, आखिरी नोड के लिंक फील्ड में हमेशा क्या रखा हुआ होता है, नल रखा हुआ होता है। वो इस बात की ओर इशारा कर रहा होता है कि ये आपकी इस लिस्ट का क्या है, आखिरी नोड है। अब मान के चलो मेरे को इस 33 को एक्सेस करना है। किसको एक्सेस करना है? 33 को एक्सेस करना है। तो इस 33 को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट से शुरू होना पड़ेगा और कहां तक जाना पड़ेगा? 33 तक जाना पड़ेगा। मतलब कहां से शुरू होना है? स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। कहां से शुरू होना पड़ेगा? मेरे को पहले नोड से शुरू होना पड़ेगा, और जहां तक मैं जाना चाहता हूं वहां तक मुझे जाना पड़ेगा। मान के चलो मेरे को 44 को एक्सेस करना है, तो 44 को एक्सेस करने के लिए भी मुझे कहां से स्टार्ट होना पड़ेगा? बिगनिंग से ही स्टार्ट होना पड़ेगा। तो इससे बात एक ये हमें समझ में आई कि लिंक लिस्ट के अंदर जो आपका लिंक लिस्ट होता है, उस लिंक लिस्ट में कभी भी आपका रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं होता है। लिंक लिस्ट के अंदर आप रैंडमली एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उस केस में हर बार आपको क्या करनी पड़ेगी? लिस्ट को आपको ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा। जबकि एरे में हमें ये सहूलियत मिलती है कि एरे के अंदर हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या पता होना चाहिए? इंडेक्स पता होनी चाहिए कि आप किस इंडेक्स वाले एलिमेंट को क्या करना चाह रहे हो? एक्सेस करना चाह रहे हो। तो ये दोनों बातें हमें समझ में आ गई। कंसेप्ट यहां हमें ये समझना था कि एरे के केस में रैंडम एक्सेस अलाउ होता है, जबकि लिंक लिस्ट के केस में रैंडम एक्सेस अलाउ नहीं होता है। सवाल क्या था हमारे पास? सवाल था बाइनरी सर्च को लेके। मतलब एक बार हम इस सर्चिंग वाले कंसेप्ट को और देख लेते हैं, उसके बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जब भी हम सर्चिंग की बात करते हैं तो सर्चिंग का सिंपल सा मतलब होता है टू फाइंड लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की या पर्टिकुलर आइटम की लोकेशन फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सर्चिंग बोलते हैं। सर्चिंग की दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो आपका सर्च सक्सेसफुल होगा या फिर आपका सर्च अनसक्सेसफुल होगा। आप जिस एलिमेंट को फाइंड करना चाह रहे थे, अगर वो आपको लिस्ट में मिल गया तो आपका सर्च सक्सेसफुल हो जाएगा, और लिस्ट में नहीं मिला तो आपका सर्च क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो जाएगा। और डेटा स्ट्रक्चर में इस काम को करने के दो तरीके आपको मिलते हैं। पहला आपको मिलता है लीनियर सर्च, पहला आपको मिलता है लीनियर सर्च, और दूसरा आपको मिलता है बाइनरी सर्च। ठीक है, ध्यान रखना, लीनियर सर्च समटाइम आल्सो नोन एज सीक्वेंशियल सर्च। इसको कई बार हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। सीक्वेंशियल सर्च क्यों बोलेंगे? क्योंकि लीनियर सर्च के केस में हम एलिमेंट को क्या करते हैं? सीक्वेंसली सर्च करते हैं, एक के बाद हम सर्च करते हैं। सपोज करो हम मेरे पास सीरीज ऑफ डेटा है, लेट्स से 33, 19, 44, 68, 11, 75, 42, ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट है। और इस लिस्ट ऑफ एलिमेंट पे मुझे क्या अप्लाई करना है? लीनियर सर्च अप्लाई करना है। तो लीनियर सर्च अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले शुरू वाले एलिमेंट से हम इसको ढूंढना शुरू करेंगे, और कहां तक जाएंगे? हम आखिरी तक जाएंगे। सपोज करो हम ढूंढना चाह रहे थे 11 को। किसको ढूंढना चाह रहे थे? हम 11 को ढूंढना चाह रहे थे। तो हम क्या करेंगे? इस 11 को इस लिस्ट ऑफ एलिमेंट के हर एक एलिमेंट के साथ में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके देखेंगे कि क्या 11 जो बराबर है वो 33 के है क्या? जवाब मिला नहीं, आगे बढ़े। क्या 11 बराबर है क्या 19 के? नहीं, आगे बढ़े। क्या 11 बराबर है क्या 44 के? नहीं, फिर आगे बढ़े, चेक किया 11 बराबर है क्या 68 के? जवाब मिला नहीं। चेक किया 11 बराबर है क्या 11 के? यस। ठीक है, जैसे एलिमेंट मिला इसका मतलब हमारा सर्च क्या हो गया है? सक्सेसफुल हो गया है। और अगर ये आपका एक एरे रहा होगा तो उस केस में ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ होगा। ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इस तरीके से रहा होगा। तो आप कह दोगे कि जो आपको एलिमेंट मिला है वो किस इंडेक्स पे मिला है? 4th इंडेक्स पे मिला है। आप ऐसा कोई मैसेज प्रिंट करवा दोगे, एलिमेंट फाउंड एट 4th इंडेक्स पोजीशन। कौन से इंडेक्स पोजीशन पे मिला आपको? 4th इंडेक्स पोजीशन पे मिला है। या आप यूं भी प्रिंट करवा सकते हो कि एलिमेंट फाउंड एट 5th पोजीशन। और जब आप 5th पोजीशन प्रिंट करवाओगे तो i+1 को प्रिंट करवा लेना। और जब इंडेक्स प्रिंट करवाते हैं तो आमतौर पे हम i को क्या करवा लेते हैं? प्रिंट करवा लेते हैं। तो जब आपके पास लीनियर सर्च मैकेनिज्म होता है, ठीक है, तो उस केस में आपको हर एक एलिमेंट को क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है। तो सपोज करो आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है। क्या है? आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो उस केस में जो नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे वो भी कितने होंगे?
n होंगे और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा जो n टाइम चलेगा, इसलिए इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ n होती है। आपको जो कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है वो क्या मिलती है, ऑर्डर ऑफ n देखने को मिलती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आपका ये बेस्ट केस है, बेस्ट केस का मतलब है कि जिस एलिमेंट को आप ढूंढना चाह रहे थे वो आपको पहली पोजीशन पे मिल गया, जैसे कि मान के चलो आप 33 को ढूंढना चाह रहे थे और 33 आपको पहली ही पोजीशन पे मिल गया, तो वो आपका बेस्ट केस है। उस केस में जरूर आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। बाकी आपका एवरेज केस और आपका जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है उसमें जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ n ही होती है। तो ये किसके लिए है, आपका बेस्ट केस के लिए, ठीक है। और दिवाली रोज नहीं होती है, ठीक है, इसलिए बेस्ट केस हमेशा नहीं चलता है। तो आप ये एवरेज केस के लिए और ये आपका वर्स्ट केस के लिए, यहाँ से जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ n ही होती है। अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की। यहाँ पर कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे, आपको n नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे। अब सपोज करो लिस्ट छोटी है तब तो ठीक है। अब आपकी लिस्ट में 5 लाख एलिमेंट रखे हुए हैं। कितने एलिमेंट है, 5 लाख एलिमेंट रखे हुए हैं और आपको किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या करना है, लोकेट करना है। तो अगर आप लीनियर सर्च का यूज करोगे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 लाख बार क्या करना पड़ेगा, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा एफिशिएंट बनाया जाए, और एफिशिएंट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बाइनरी सर्च का यूज करते हैं। और बाइनरी सर्च का यूज जब हम करते हैं तो बाइनरी सर्च की जो पहली शर्त है, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि जो आपका डेटा है वो सॉर्ट हो रहना चाहिए। डेटा मस्ट बी सॉर्टेड। अगर आपका डेटा सॉर्ट नहीं है, मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं है, तो आप उस केस में बाइनरी सर्च को आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो शर्त क्या है कि आपका डेटा जब सॉर्टेड होगा तभी आप क्या अप्लाई करोगे, बाइनरी सर्च को अप्लाई करोगे। हाँ, जो आपका लीनियर सर्च होता है वो दोनों डेटा पे अप्लाई होता है। अगर आपका डेटा सॉर्टेड है तो भी काम करेगा और अगर आपका डेटा अनसॉर्टेड है तो भी काम करेगा। बक्स सॉर्टेड प्लस अनसॉर्टेड दोनों तरह के डेटा पे आपका लीनियर सर्च क्या करता है, वर्क करता है, जबकि बाइनरी सर्च आपका तभी वर्क करेगा जब आपका क्या होगा, डेटा सॉर्टेड होगा। और उसके बाद ये क्या करता है, आपका सबसे पहले मिडिल एलिमेंट को क्या करता है, फाइंड करता है। क्या करेगा, मिडिल एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा। और जब मिडिल एलिमेंट को फाइंड आउट करेगा तो उस मिडिल एलिमेंट को, जिस एलिमेंट को आप सर्च करना चाह रहे हैं उसके साथ क्या किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है। आप एग्जांपल से समझो इस बात को कुछ इस तरीके से। जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पर डेटा आसानी से समझने के लिए, ये मेरे को 11 का पहाड़ा बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्या है, डेटा है। पहली शर्त क्या थी कि डेटा कैसा होना चाहिए, सॉर्ट होना चाहिए। क्या डेटा आपका सॉर्ट है, यस, डेटा आपका सॉर्ट है। और जिस आइटम को आप फाइंड आउट करने वाले हो, ठीक है, वो आइटम की वैल्यू है सपोज करो 55। किसको सर्च करना चाह रहे हो आप, 55 को सर्च करना चाह रहे हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करोगे। क्या करोगे आप, इसका मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करोगे। अब मिडिल एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, मान के चलो ये इसकी इंडेक्स रही होगी, अगर ये अरे रहा होगा तो ये एरे आपका, ठीक है, तो ये इसके इंडेक्स है। तो मिडिल एलिमेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप एक फॉर्मूले का यूज करोगे और वो फॉर्मूला होगा आपका i+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्योंकि टोटल, सॉरी, ठीक है, n/2, ठीक है। या इसको और अगर आप एफिशिएंट तरीके से एक्सेस करना चाहो, ठीक है, तो मिडिल एलिमेंट के लिए आप फॉर्मूला ये वाला लिख लीजिए, और भी बेस्ट होगा कि LB प्लस UB डिवाइड बाई 2, जहां पर LB का मतलब होता है लोअर बाउंड और UB का मतलब होता है अपर बाउंड। इनिशियली जो आपका लोअर बाउंड होता है वो क्या होता है, आपका फर्स्ट वाली इंडेक्स क्या है, 0, और जो आपका अपर बाउंड होता है वो क्या होता है, लास्ट वाली इंडेक्स, दैट मींस 5। तो अगर आप मिडिल एलिमेंट को फाइंड आउट करोगे यहाँ से, तो मिडिल एलिमेंट की इंडेक्स के लिए आपको लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो लोअर बाउंड क्या है, 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। 5 डिवाइड बाई 2 हमेशा इंटीजर डिवीजन आपको करना है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, मतलब ये वाला। तो सेकंड इंडेक्स पोजीशन वाले एलिमेंट को आप किसके साथ कंपेयर करोगे, आपके आइटम के साथ कंपेयर करोगे। और जब आप इसको आइटम के साथ कंपेयर करोगे, या मैं यूं कहूं कि आइटम को आप इसके साथ कंपेयर करोगे, जब आप इनका कंपैरिजन करोगे तो 3 पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी। या तो आपका जो आइटम है
वो मिडिल वाले एलिमेंट के बराबर आ जाए। जब आपका आइटम मिडिल वाले एलिमेंट के बराबर आ जाता है तो उस केस में आपका सर्च क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो, आप जिस आइटम को सर्च करना चाह रहे थे वो मिडिल वाले एलिमेंट से क्या है, बड़ा है। आप जिस आइटम को सर्च करना चाह रहे थे वो मिडिल वाले एलिमेंट से बड़ा है। अगर वो मिडिल वाले एलिमेंट से बड़ा है तो 100% अगर वो एलिमेंट मिलेगा तो आपको राइट साइड में ही मिलेगा। जैसे ये वाला केस है, आप 55 को सर्च करना चाह रहे थे, क्या ये 33 से बड़ा है? यस, ये 33 से बड़ा है। तो उस केस में इस 55 के मिलने की जो संभावना है वो केवल और केवल कहां पर है, राइट साइड में। अगर मिलेगा तो कहां मिलेगा, राइट साइड में, नहीं तो ये मिलेगा ही नहीं। और अगर जिस आइटम को आप सर्च करना चाह रहे थे अगर उसमें रखा हुआ कंटेंट इस मिडिल वाले एलिमेंट से छोटा है तो उस केस में ये एलिमेंट कहां मिलेगा आपको, लेफ्ट वाली साइड में मिलेगा। तो फिलहाल की सिचुएशन क्या है कि ये कहां पर मिलेगा आपको, राइट साइड में मिलेगा। और जैसे आप राइट साइड में जंप करोगे उसी टाइम पे आपको लोअर बाउंड को चेंज करना है। देखो पहले आपने कहां से कहां तक सर्च किया, 0 से लेके 5 के बीच में आपने मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट किया। अब तो आपको 3 और 5 के बीच में तो मिडिल एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि इतना काम तो अब आपने कर लिया, आधी लिस्ट को तो अब आपने क्या कर लिया, प्रोसेस कर लिया कि एलिमेंट को मिलने की संभावना क्या है, यही वाली है। तो अगर आपका जो आइटम होता है वो बड़ा होता है किससे, मिडिल वाले एलिमेंट से, ठीक है, तो उस केस में आपका लोअर बाउंड बदल जाता है और लोअर बाउंड हो जाता है आपका मिडिल प्लस वन हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, मिडिल प्लस वन हो जाता है। तो देखो अभी मिडिल में क्या है, 2, 2 + 1 3। 2 को तो क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको तो खुद को तो पहले ही हमने कंपेयर कर लिया। तो अब 3 से 5 के बीच में, तो अब आपका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 3 मतलब, और अपर बाउंड में कोई चेंजेस नहीं होगा। अपर बाउंड अभी भी आपका क्या क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो आइटम है उसमें वो वैल्यू छोटी है किससे, मिडिल वाले से, तो उस केस में आपको डेटा इधर मिलेगा और डेटा इधर मिलेगा। तो अब आपका अपर बाउंड क्या होगा, बदल जाएगा। और अपर बाउंड क्या हो जाना चाहिए, आप 1, और 1 कैसे मिलेगा आपको, मिडिल -1 से आपका मिल जाएगा। तो उस केस में आप अपर बाउंड को बदलते हो और वो हो जाता है आपका मिड -1। ठीक है, तो आपने मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट किया और मिडिल एलिमेंट की जो लोकेशन आपने फाइंड आउट की उसके बाद आपने मिडिल एलिमेंट को क्या किया है, डायरेक्टली एक्सेस किया है। तो क्या यहां पर रैंडम एक्सेस रिक्वायर्ड है, तो आपका जवाब होगा यस, यहां पर रैंडम एक्सेस रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको कहीं पर भी बाइनरी सर्च अगर अप्लाई करनी है तो 2 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। पहली कि आपका डेटा कैसा होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन आप एलिमेंट को डायरेक्टली या रैंडमली एक्सेस करने में आप कैपेबल होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके हाथ में है तो आप बाइनरी सर्च क्या कर लेना, अप्लाई कर लेना, नहीं तो आप किस तरफ चले जाना, लीनियर सर्च की तरफ आप चले जाना। अब ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास सॉर्टेड, पूछा है कैन नॉट, किस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो सॉर्टेड लीनियर एरे, हाँ इस पे तो अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई लीनियर एरे है और वो सॉर्टेड है तो इस पे अप्लाई किया जा सकता है। सॉर्टेड बाइनरी ट्री, हाँ बाइनरी ट्री पे भी आसानी से क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर जब बाइनरी ट्री की बात की जा रही है, ठीक है, तो ये बात सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रहा है। और बाइनरी सर्च ट्री की तो खासियत बात यही होती है कि इसको तो बनाया किसके लिए गया है, सर्चिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। आप नोटिस करना, जब भी आप बीएसटी को इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करते हो, जब भी आप बीएसटी को इन ऑर्डर में ट्रेवर्स करते हो तो ध्यान रखना, जो हमेशा जो ट्रेवर्स सीक्वेंस होती है वो हमेशा कैसी होती है, सॉर्टेड होती है। कैसी होती है, हमेशा सॉर्टेड होती है। कई बार तो कई एग्जाम में से सीधे सीधे सवाल आते हैं, ठीक है, कि आपको क्या देगा, बीएसटी की ट्रेवर्सल सीक्वेंस देगा। जैसे मान के चलो कि उसने प्री ऑर्डर दे दी और पोस्ट ऑर्डर दे दी, या कई बार वो आपको केवल प्री ऑर्डर और केवल पोस्ट ऑर्डर देके ये पूछ लेता है कि बताओ इसकी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस क्या होगी। हमें इस कंसेप्ट का पता ही नहीं होता और हम सोचते हैं कि अगर तीसरी ट्रेवर्सल सीक्वेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 ट्रेवर्सल सीक्वेंस तो गिवन हो। लेकिन बीएसटी के केस में अगर एक आपको गिवन है तो आप इन ऑर्डर आसानी से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, क्योंकि इन ऑर्डर में जो डेटा कैसा होगा वो आपका कैसा होता है, सॉर्टेड होता है। तो चाहे आपको प्री मिले या आपको क्या मिले, पोस्ट मिले, डेटा आपको मिल गया, डेटा को कैसा कर देना, अरेंज कर देना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, तो आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस मिल जाएगा। पॉइंटर एरे, ठीक है, किसकी बात हो रही है, पॉइंटर एरे की। हाँ यहां पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, आपके पास एरे है और एरे कैसा, आपके पास पॉइंटर एरे है। तो मान के चलो आपने एक एरे बनाया है, ठीक है, आप इस कंसेप्ट को कुछ ऐसे समझ लीजिए, और यहां पर आपने डेटा रखा है 33, 44 एंड 55। तो ये आपने एरे बनाया होगा, 5 साइज का आपका एरे, इंडेक्स रही होगी 0 से लेके 4 तक, डेटा गया होगा 11, 22, 33, 44 एंड 55।
5, मान के चलो एड्रेस है 1000, 2, 4, 6 एंड 8, और ये एरे का नेम है या बेस एड्रेस रखा होगा और इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर इस ARR के पास क्या है, 1000 है। अगर मैं ये 1000 किसी को भी दे दूं तो क्या वो इस कंप्लीट एरे को एक्सेस कर सकता है? तो जवाब होगा बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने बना लिया एक पॉइंटर, लेट से PTR, और फिर हम स्टेटमेंट लिखते हैं PTR असाइन ARR, क्योंकि ARR के अंदर क्या है, 1000। एड्रेस ऑफ ARR मत लिखना, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, एड्रेस, और एरे के नाम के अंदर ही क्या रखा हुआ होता है, एड्रेस रखा हुआ होता है। मतलब ये कहीं पर भी एक पॉइंटर वेरिएबल बना होगा, सपोज करो इसका एड्रेस है 2000 और इसके पास क्या आ गया 1000, और ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। अब अगर आप कहीं पर भी लिखते हो ARR ऑफ 0, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, PTR प्लस 0 का डीरेफरेंस, इसी के इक्विवेलेंट होगा। पॉइंटर के थ्रू आप एलिमेंट को एक्सेस करते हो तो आप किसका यूज करते हो, डीरेफरेंस ऑपरेटर का आप यूज करते हो। कहीं पर भी आपने लिखा ARR ऑफ 3, तो इसको आप कैसे एक्सेस करोगे, डीरेफरेंस ऑफ PTR प्लस 3। ठीक है, तो क्या आप डीरेफरेंस ऑफ PTR प्लस 3 को PTR ऑफ 3 लिख सकते हो? तो आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ARR ऑफ 3 को क्या आप ARR प्लस 3 का डीरेफरेंस लिख सकते हो? यस, बिल्कुल आप लिख सकते हो। आप एरे नोटेशन को पॉइंटर नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, और आप पॉइंटर नोटेशन को एरे नोटेशन में आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये दोनों कंफर्टेबल है, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आपका नॉर्मल एरे है या फिर आपका पॉइंटर एरे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से भी कार्यक्रम सेट हो गया। पॉइंटर एरे के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, बाइनरी सर्च को आप अप्लाई कर सकते हो। एंड सॉर्टेड लिंक लिस्ट, आपके पास लिंक लिस्ट कैसा है, सॉर्टेड है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो हमारा बाइनरी सर्च होता है उसके दो कंडीशन है, पहली सॉर्टिंग, हाँ यहाँ पर सॉर्टेड है, पहली वाली कंडीशन तो यहाँ पर क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन रैंडम एक्सेस अलाउ होना चाहिए, रैंडम एक्सेस पॉसिबल होना चाहिए। और जब हमने डेटा को रिप्रेजेंट करवाया था अभी लिंक लिस्ट के थ्रू, तब हमने देखा था कि लिंक लिस्ट के अंदर कभी भी रैंडम एक्सेस अलाउ नहीं होता है। और चूंकि यहाँ रैंडम एक्सेस अलाउ नहीं होता है, इसकी वजह से आप कभी भी लिंक लिस्ट के ऊपर बाइनरी सर्च आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यही नहीं, आपको बहुत सारे कंसेप्ट इस सवाल से आपके क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट सवाल है, व्हेन ए नोड n इज एक्सेस इट इज स्प्लिट टू मेक इट दी। जब किसी नोड n को एक्सेस किया जाता है तो उसे स्प्लिट करके क्या बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, इस कंसेप्ट को पहले समझते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ऑप्शन की तरफ आएंगे। ठीक है, देखो आपका एक ट्री होता है जिसको आप बोलते हो बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। इस बाइनरी सर्च ट्री के दो वेरिएशन होते हैं, एक होता है आपका स्प्लिट ट्री और दूसरा होता है आपका एवीएल ट्री। पहला कौन सा होता है आपका स्प्लिट ट्री और दूसरा होता है आपका एवीएल ट्री। क्या दोनों बाइनरी सर्च ट्री होते हैं? तो जवाब होगा यस, दोनों आपके बाइनरी सर्च ट्री होते हैं। या मैं यूं कहूं कि बीएसटी के दो वेरिएशन है आपके पास, एक स्प्लिट ट्री होता है और दूसरा होता है आपका एवीएल ट्री होता है। स्प्लिट ट्री आपको ये बोलता है, ठीक है, कि जब भी आप ट्री पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो, व्हेन एनी ऑपरेशन इज परफॉर्म or access element, then the element या जो नोड है मूव टू रूट नोड। ठीक है, क्या बोला यहां पर कि जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है, और जब भी आप किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने की बात करोगे तो ऑपरेशन हो सकता है कि आप सर्च वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो सकता है कि आप इंसर्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, और हो सकता है कि आप उस पर डिलीशन वाला क्या कर रहे हो, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो जब भी आप बीएसटी पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो उसके बाद जिस नोड को आपने एक्सेस किया है, ठीक है, या तो आप सर्च करना चाह रहे होगे तो किसी नोड को सर्च करोगे तो वो वाला नोड, अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हो तो आप नया नोड इंसर्ट कर रहे हो तो उस वाला नोड, और अगर आप डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर नोड है वो आपका क्या बन जाएगा, रूट नोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो आपका रूट नोड बन जाएगा। और जैसे वो रूट नोड बनेगा, ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, ठीक है, इससे फायदा ये होगा, ठीक है,
स्प्लिट ट्री का ये मानना है, ठीक है, कि जिस एलिमेंट को आप फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, उस एलिमेंट का कहां पर होना जरूरी है, टॉप पे होना जरूरी है। इससे आपकी जो सर्चिंग होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। सर्चिंग क्या हो जाती है आपकी, फास्ट हो जाती है, और इससे फायदा मिलता है आपको केस मैनेजमेंट में। ठीक, केस मैनेजमेंट में आपको क्या मिलता है, फायदा मिलता है कि आपने जो एलिमेंट है उसको आपने कहां पर रख दिया, रूट पे रख दिया, तो इससे जब भी इन फ्यूचर एक्सेस करने की बारी आएगी तो वो कहां पर बैठा होगा, आपका टॉप पे बैठा होगा, रूट पे बैठा होगा, और उससे उसको एक्सेस करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहां पर यही बात है कि जब भी आप किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो स्प्लिट ट्री में, ठीक है, तो वो नोड आपका क्या बन जाता है, यहां पर रूट नोड बन जाता है। तो यही आपका यहां ऑप्शन था कि मेक इट दी रूट नोड। क्या बना दो इसका, आप रूट नोड बना दीजिए। नहीं, पेरेंट नोड ऐसा नहीं होता, चाइल्ड नोड नहीं होता, सिबलिंग ऐसा कुछ नहीं होता। सिबलिंग का मतलब क्या होता है कि वो नोड जो सेम पेरेंट से क्या कर रहे हो, बिलोंग कर रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिबलिंग बोलते हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना आप, ठीक है, कि जब आप इसको स्प्लिट ट्री आप बनाओगे और जिसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसको आप क्या बनाने वाले हो, ठीक है, रूट नोड बनाने वाले हो। जब आप उसको रूट नोड बनाओगे तो ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टी तो डिस्टर्ब होगी। कैसे डिस्टर्ब होगी, जैसे मान के चलो आपके पास एक बीएसटी है, ऐसे 50, 30, 70, 10, 40, 60, 80। तो मैं आपसे पूछूं क्या ये आपका बीएसटी है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये आपका बीएसटी। बीएसटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, बीएसटी की सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि जो लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमेशा छोटी होगी किससे, पेरेंट नोड से, और जो आपका राइट चाइल्ड की जो वैल्यू होगी, राइट चाइल्ड की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किससे, आपके पेरेंट नोड से। तो यहां पर देखो, और ध्यान रखना ये जो प्रॉपर्टी होती है वो रिकर्सिवली डिफाइन होती है। कैसे डिफाइन होती है, रिकर्सिवली डिफाइन होती है। और रिकर्सिवली डिफाइन होने का मतलब है कि हर एक सब ट्री पे ये क्या होगी, आपकी अप्लाई होगी। तो क्या 30 जो है वो 50 से छोटा है, यस, ये 30 आपका 50 से छोटा है। क्या 70 50 से बड़ा है, यस, तो यहां तक आपका ये क्या है, बीएसटी है। क्या आपका जो 10 है वो 30 से छोटा है, यस। क्या 40 जो है आपका 30 से बड़ा है, यस, तो अभी आपका क्या है, कंप्लीट बीएसटी। ध्यान रखना ये 40 जो है वो 30 से बड़ा है, लेकिन 50 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तभी बोला कि कैसी डिफाइन होती है, ये रिकर्सिवली डिफाइन होती है। अब यहाँ पर आप देखो, क्या जो आपका 60 है वो 70 से छोटा है, यस, लेकिन 50 से क्या है, बड़ा है। ऐसे आपका जो 80 है वो क्या है, आपका 70 से बड़ा है, तो ये क्या है, आपका एक बीएसटी है। अब मान के चलो यहां पर आप 60 पे किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। जब आप 60 पे किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो अकॉर्डिंग टू स्प्लिट ट्री ये क्या बनेगा, आपका रूट बनेगा। और जब ये आपका रूट बनेगा, ठीक है, तो उसके बाद आपका जो बीएसटी है वो बीएसटी की प्रॉपर्टी क्या होगी, आपकी डिस्टर्ब होगी। और जब आपके बीएसटी की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, रोटेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रोटेशन करके इस 60 को उसकी प्रॉपर पोजीशन पे क्या करना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। हाँ, कोइंसिडेंस कई बार ऐसा हो सकता है कि जो एलिमेंट जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से जाके वहां पर क्या हो रहा है, सेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि ये प्रॉपर तरीके से जाके सेट नहीं होगा। जैसे आप यहां से ले लीजिए, से आप, ठीक है, जैसे ठीक है, मान के चलो आप यहां से एक और नोड है आपके पास, लेट से से 35, और यहां पर आपका से 45, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू आपके पास, ठीक है। और आप किसी भी नोड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए, और नोड के ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप उसको क्या बनाओगे, रूट नोड बनाओगे। और जैसे आप रूट नोड बनाओगे उसी टाइम पे क्या होगा, यहां से प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी, आप उस एलिमेंट को प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचाओगे। और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर रोटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, रोटेशन करना पड़ेगा। और ध्यान रखना जो आपका स्प्लिट ट्री होता है उस स्प्लिट ट्री में आपके पास 3 तरह के रोटेशन होते हैं। पहला जो आपका रोटेशन होता है उसको आप बोलते हो जिग रोटेशन। क्या बोलोगे, जिग रोटेशन। जो दूसरा रोटेशन आपका होता है उसको आप बोलते हो जिग जिग रोटेशन। क्या बोलोगे आप उसको, जिग जिग रोटेशन।
और जो तीसरे टाइप का जो रोटेशन होता है वो होता है आपका जिगजैग रोटेशन। कैसा होगा वो आपका जिगजैग रोटेशन होगा। वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कौन से वाले चाइल्ड को ले रहे हो। ठीक है, ऐसे चाइल्ड को ले रहे हो जो आपका क्या है, लीफ नोड है। आप ऐसे चाइल्ड को ले रहे हो जिसका एक चाइल्ड है। आप ऐसे नोड को ले रहे हो जिसका क्या है, दोनों चाइल्ड है। तो उस केस में जैसा भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लोगे, यहाँ पर रोटेशन को परफॉर्म कर लोगे। उसके बाद जो अगला ट्री आता है वो होता है आपका एवियल ट्री। ठीक है, एवियल ट्री जो होता है वो आपका सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है। ठीक है, और सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या होता है कि आमतौर पे कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो आपका बीएसटी होता है वो कैसा हो जाता है, स्क्यू ट्री बन जाता है। कैसा बन जाता है आपका, स्क्यू ट्री बन जाता है। अब स्क्यू ट्री में भी वो लेफ्ट स्क्यू भी हो सकता है और वो आपका राइट स्क्यू भी हो सकता है। अब क्या मतलब है इस स्क्यू का, ठीक है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में सीधे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, कि इनमें से बताओ कौन सा वाला लेफ्ट स्क्यू है, कौन सा वाला राइट स्क्यू है, या स्क्यू ट्री का मतलब क्या होता है। सपोज करो मेरे पास एक बीएसटी है और वो कुछ ऐसा है। ठीक है, बस आपको ये बताना है कि ये बीएसटी है या नहीं है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, क्या ये आपका बीएसटी है, तो आपका जवाब होगा यस, बिल्कुल ये आपका बीएसटी है। कैसे बीएसटी है, बीएसटी की प्रॉपर्टी क्या है कि लेफ्ट में जो भी होगा वो आपके रूट से क्या होगा, छोटा, और राइट में जो भी होगा वो आपके पेरेंट से क्या होगा, बड़ा। तो देखो जो 60 है वो पेरेंट से बड़ा है, यस, 70 पेरेंट से बड़ा है, 80 पेरेंट से बड़ा है, 90 आपका पेरेंट से बड़ा है, और 100 आपका पेरेंट से बड़ा है। सिमिलरली जो लेफ्ट वाला जो होता है वो आपके हमेशा पेरेंट से क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पर आपके 70 क्या 60 से छोटा है, यस, 50 से छोटा है, 40 50 से छोटा है, 30 40 से छोटा है, और 20 आपका क्या है, 30 से छोटा है। तो यहां पर जो आपका फैला है ये किस डायरेक्शन में फैला है, राइट में। तो इसको हम बोलते हैं राइट स्क्यू। ये राइट स्क्यू बीएसटी है और ये लेफ्ट की तरफ एक्सपांड किया है, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट स्क्यू बीएसटी बोलते हैं। और इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन हमें कहां मिलता है, एवियल ट्री में। कहां पर मिलता है हमें, एवियल ट्री में। एवियल ट्री कैसा आपका सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री है। जैसे आप इसमें डेटा रखोगे वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, अपने आप को बैलेंस कर लेता है। और जो हमेशा जो यहाँ पर जो नोड होते हैं उसके, ठीक है, वो हमेशा h-1 की हाइट पे क्या करते हैं, ठीक है, वो वेरी कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर मान के चलो कि इसकी जो हाइट है, ठीक है, यहां पर जो आप 20 की हाइट देखोगे तो 20 की हाइट कितनी हो जाएगी, यहां पर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 20 की हाइट कितनी है, यहां पर 5। हाइट का मतलब उस पर्टिकुलर नोड से रूट नोड तक पहुंचने के लिए कितनी कनेक्टिंग लाइन को आपने यूज किया है। तो 20 से आपको 70 तक जाने के लिए कितनी कनेक्टिंग लाइन को आपने यूज किया है, 5। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5। ऐसे 30 की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ से 3 2 1, और इसकी हाइट क्या आपके पास 0 है। तो एविल ट्री क्या बोलता है कि हाइट में जो वेरिएशन होगा अलग अलग ट्री में, लेफ्ट और राइट में, वो केवल और केवल कितना वेरिएशन हो सकता है, आपका h-1 का ही वेरिएशन हो सकता है। लेकिन यहां पर तो जब आप इसके साथ इसको कंपेयर करोगे, सॉरी, इसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 1 का वेरिएशन है, जब इसके साथ कंपेयर करोगे तो 2 का वेरिएशन है, इसके साथ कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 का वेरिएशन हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। और यहां पर भी बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, रोटेशन का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं रोटेशन का। और एवियल ट्री में आपको 4 तरह के रोटेशन देखने को मिलते हैं। पहला होता है आपका लेफ्ट रोटेशन, जिसको आप एल एल रोटेशन बोलते हो। दूसरा होता है आपका राइट रोटेशन, जिसको आप आर आर रोटेशन बोलोगे। तीसरा होता है आपका लेफ्ट राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, जिसको आप एल आर रोटेशन बोलते हो। और चौथा होता है आपका राइट लेफ्ट रोटेशन, जिसको आप आर एल रोटेशन बोलते हो। ठीक है, तो ये बात थी आपकी किसको लेके, बाइनरी सर्च ट्री को लेके, कि वहां पर इसके 2 वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे।
पहला आपको मिलेगा स्प्लिट ट्री, ठीक है, और दूसरा आपको मिलेगा बाइनरी सर्च ट्री। स्प्लिट ट्री में क्या होता है, जब भी आप किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हो तो उसको कहां पहुंचा दिया जाता है, रूट नोड पे पहुंचा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि स्प्लिट ट्री का ये मानना होता है कि जो एलिमेंट बार बार एक्सेस हो रहा है, ठीक है, उसको कहां पर रख देना चाहिए, टॉप पे या रूट पे उसको रख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि इन फ्यूचर जब उसको हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो जो उसका एक्सेसिंग होती है वो कैसी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, मतलब इफिशिएंसी यहां से इंप्रूव हो जाती है। और एक केस मैनेजमेंट में भी क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। जब आप एक्सेस करते हो, आप उसको रूट नोड बनाते हो, तो उस केस में आपको रोटेशन की जरूरत पड़ती है। तीन तरह के रोटेशन आपको देखने को मिलते हैं, जिग रोटेशन, जिग रोटेशन एंड जिग रोटेशन। और एवीएल ट्री आपका सेल्फ बैलेंसिंग क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री होता है, ठीक है, जहां पर जो आपके नोड है वो सिर्फ कितने डिफरेंस हो सकता है उनके हाइट में, सिर्फ h-1 का ही क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, सेम जो लेवल पे बैठे हैं उनके बीच में। और वहां पर भी ऐसा करने के लिए आपको एलिमेंट को रोटेट करना पड़ता है, जहां पर आपके पास चार तरह के रोटेशन होते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एविल ट्री पे ये चार तरह के रोटेशन परफॉर्म होते हैं और स्प्लिट ट्री पे तीन तरह के रोटेशन परफॉर्म होते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम फॉलो द डिवाइड एंड कनकर पैराडाइम, कि इनमें से कौन सी वाली एल्गोरिथम है जो डिवाइड एंड कनकर अप्रोच को क्या करती है, या उस पैराडाइम को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो हमें पता है कि जब भी हम डिवाइड एंड कनकर की बात करते हैं तो डिवाइड एंड कनकर अप्रोच में करते क्या है, हम लार्ज साइज की प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। उसके बाद जो इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम को हमने सोल्व किया है उनके सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और जब उनके सोल्यूशन को हमें कंबाइन करते हैं तो हमें फाइनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। सबसे पहला आपका बबल सॉर्ट, नहीं बबल सॉर्ट ये काम नहीं करता। बबल सॉर्ट तो कौन सा वाला मेथड को यूज करता है, ब्रूट फोर्स मेथड को ये क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। यहां पर तो गधों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। क्विक शॉट, हाँ क्विक शॉट में ऐसा करते हैं, क्योंकि क्विक शॉट में हम क्या करते हैं, एक की एलिमेंट को लेते हैं और टारगेट होता है हमारा कि उस की एलिमेंट को उसकी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचाना। जैसे की एलिमेंट को उसकी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंचाते हैं, उसी टाइम पे हमारा जो एरे होता है या हमारी जो लिस्ट होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक वो वाला पोर्शन जिसमें जो डेटा रखा हुआ है वो आपके की एलिमेंट से छोटा है, और एक वो वाला पोर्शन जिसमें जो डेटा रखा हुआ है वो आपका की एलिमेंट से बड़ा है। हाँ, एलिमेंट उसके छोटे होंगे लेकिन वो आगे सॉर्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगेन आप क्या करते हो, उस लिस्ट को क्या करते हो, फिर सॉर्ट करते हो। तो वहां पर आप कौन सी वाली अप्रोच फॉलो करते हो, डिवाइड एंड कनकर अप्रोच का ये आप क्या कर रहे होते हो, यूज कर रहे होते हो, डिवाइड एंड कनकर। और यहाँ पर जो आपका मर्ज सॉर्ट होता है वो भी इसी को सपोर्ट करता है, जो आपका मर्ज सॉर्ट होता है वो भी इसी को सपोर्ट करता है। और इसके अलावा अभी अभी हमने देखा था बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च भी आपका किसको सपोर्ट करता है, डिवाइड एंड कनकर को ही सपोर्ट करता है। वहां पर भी हमने सबसे पहले मिडिल एलिमेंट को फाइंड आउट चेक किया था। मिडिल को चेक करने के बाद या तो हम लेफ्ट में जाएंगे या फिर हम कहाँ जाएंगे, राइट में जाएंगे। तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाते हैं। उसके बाद आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च, हमें पता है कि जो आपका डीएफएस है, ठीक है, डीएफएस तो आपका ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम है, ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम है। और जो आपका ये डीएफएस है ये तो मल्टी पैराडाइम को क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट मल्टी पैराडाइम, ठीक है। मल्टी पैराडाइम में ये आपका डिवाइड एंड कनकर को भी सपोर्ट करेगा, ये बैक ट्रैकिंग को भी सपोर्ट करता है, और ब्रांच एंड बाउंड को भी क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता। और उसके बाद आपका सिलेक्शन सॉर्ट, अगेन सिलेक्शन सॉर्ट ऑल्सो सपोर्ट ब्रूट फोर्स मेथड, ये भी किस पैराडाइम को सपोर्ट करेगा या किस मेथड को सपोर्ट करता है, ये ब्रूट फोर्स मेथड को सपोर्ट करता है। अगला सवाल है हमारे पास कि इन ए बाइनरी ट्री certain null entries are replaced by a special pointer which point to nodes higher in the tree for efficiency. These special pointer are called. ठीक है, सवाल को वापस से पढ़ते हैं एक बार कि एक बाइनरी ट्री आपके पास जहां पर कुछ नल एंट्री जो होती है, ठीक है। अब जहां पर नल एंट्रीज की बात आ गई, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, उसको लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा है। उन नल एंट्रीज को रिप्लेस किया जाता है किसके थ्रू, स्पेशल पॉइंटर के थ्रू, ठीक है। और वो स्पेशल पॉइंटर के अंदर क्या रखा हुआ होता है, जो हायर नोड होते हैं, हायर नोड का क्या रखा हुआ होता है, एड्रेस रखा हुआ होता है, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उस ट्री की क्या हो जाए, इफिशियंसी बढ़ जाए। तो ये जो स्पेशल जो पॉइंटर होते हैं, इन स्पेशल पॉइंटर को आप क्या बोलोगे, और उन स्पेशल पॉइंटर को बोला जाता है थ्रेड। क्या बोला जाएगा, उनको थ्रेड बोला जाएगा। अब इस कंसेप्ट को भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये क्या बला है। देखो, आपके पास बाइनरी ट्री होता है,
ठीक है, आप किसको बोलोगे बाइनरी ट्री? एक ऐसा ट्री, ठीक है, जिसके जो चाइल्ड होंगे, ठीक है, वो चाइल्ड या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं या फिर 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्री को आप क्या बोलोगे? बाइनरी ट्री बोलोगे, ठीक है। अब जो ये बाइनरी ट्री होता है, इस बाइनरी ट्री को जब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की बात करते हो, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने की बात करते हो, तो इसको इंप्लीमेंट करने के दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप एरे का यूज करोगे, या तो आप एरे का यूज करोगे, या फिर आप लिंक लिस्ट का यूज करोगे। ठीक है, और मैं और अच्छे से इसको बोलूं, ठीक है, तो ये बात ऐसे हो सकती है कि जब आप किसी भी बाइनरी ट्री को आप एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करने की बात करते हो, ठीक है, तो जो उस केस में जो आपका बाइनरी ट्री होगा, ठीक है, या तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, या तो वो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, या फिर वो आपका परफेक्ट बाइनरी ट्री होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एरे के थ्रू जब भी आप ट्री को रिप्रेजेंट करवाते हो, तो रिप्रेजेंट करवाते टाइम पे नोड की जो फिलिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट यहाँ पर फिलिंग होनी चाहिए, और सारे के सारे लेवल क्या होने चाहिए? फिल होने चाहिए। सिर्फ आखिरी वाले लेवल को आप छोड़ सकते हो, ठीक है, और आखिरी वाले लेवल को आप छोड़ोगे तो उसको इस तरीके से छोड़ोगे कि जो फिलिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? लेफ्ट टू राइट इसकी फिलिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका ट्री जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री या परफेक्ट बाइनरी ट्री की सिचुएशन में नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसको आसानी से किसके थ्रू इंप्लीमेंट करवा सकते हो? आप लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करवा सकते हो, वहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब भी आप किसी बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करवाते हो, तो वहां पर एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। सपोज करो मेरे पास कुछ इस तरीके से बाइनरी ट्री है, ठीक है। ये बात तो उम्मीद है आप पिछले वाली क्लास को देख के यहां तक आए होंगे, तो आपको ये बात तो पता होगी कि जब भी हम ट्री को लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करवाते हैं, तो हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के नोड को क्या करते हैं? यूज करते हैं। और जब डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड यूज करते हैं, तो उसके अंदर 3 फील्ड होती है। पहली जो होती है वो लेफ्ट होती है, जो लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस स्टोर करती है। उसके बाद हम एक्चुअल डेटा को रखते हैं, और उसके बाद राइट चाइल्ड का एड्रेस होल्ड करने के लिए वहां पर राइट नाम का एक पॉइंटर होता है। तो कुछ इस तरीके का नोड होता है। सपोज करो यहाँ पर डेटा रखा हुआ है 1, इसके अंदर जो एड्रेस होगा वो लेफ्ट चाइल्ड का होगा, और यहाँ पर जो एड्रेस होगा वो राइट चाइल्ड का होगा। यहाँ पर डेटा 1 है, मैं यहाँ 2 मान लेता हूँ, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ से इनका एड्रेस भी एज्यूम कर लेता हूँ। मान के चलता हूँ कि इसका एड्रेस 1000 है, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 एंड 8000। यहाँ पर इसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होगा, तो लेफ्ट चाइल्ड मान के चलो ये 2000 वाला है, तो इसके पास क्या आ गया होगा? 2000 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? 2000, और जैसे 2000 आया, इसने 2000 वाले नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ 3000, तो इसने 3000 वाले नोड को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इसके लेफ्ट में 4000, तो इसने इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। इसका राइट में कोई भी चाइल्ड नहीं है, और जब राइट में कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो फिर आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? नल आपको इंसर्ट करवाना पड़ेगा। क्या इंसर्ट करवाना पड़ेगा? नल। और नल, ध्यान रखना, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देता है कि इसका ये पर्टिकुलर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर 5000, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6000, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7000, यहाँ पर आ जाएगा 8000। इसका ना लेफ्ट है ना राइट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नल। ना इसका लेफ्ट है ना राइट है, तो क्या आ जाएगा? नल। यहाँ पर भी ना लेफ्ट है ना राइट है, तो दोनों जगह हमने नल मेंशन कर दिया।
यहां पर भी आपका नल 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 और यहां पर आपका नल। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहां पर नल की क्या आ चुकी है, बाढ़ आ चुकी है। तो आप यहां पर गौर से देखो कि टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हैं, टोटल नोड एन कितने हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर टोटल नोड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल कितने हैं, 8। और यहां पर टोटल पॉइंटर कितने हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि हर एक नोड के पास में 2 पॉइंटर है। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, n मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 16। टोटल कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ टोटल नल कितने हैं, टोटल नल पॉइंटर यहां पर कितने हैं। तो आप देखोगे कि टोटल नल पॉइंटर आपको जितने आपके नोड है उससे एक ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखो आप नल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दैट मीन्स n+1 आपको देखने को मिलेंगे। 8+1 बराबर टोटल कितने नल पॉइंटर आपको देखने को मिलेंगे, 9 नल पॉइंटर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर तो हुआ क्या, जितने आपके नोड थे उससे ज्यादा तो आपके पास क्या आ गए, नल आ गए। और सिर्फ इतनी सी बात बता रहे हैं कि उस पर्टिकुलर नोड के पास में पर्टिकुलर चाइल्ड उसका एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे यहां पर बता रहा है कि इसका लेफ्ट और राइट दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहे, यहां पर बता रहा है कि इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ इतना सा करने के लिए हम इतनी सारी मेमोरी को क्या कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब नल को हम लेके आएंगे तो नल एड्रेस होल्ड करेगा, और एड्रेस होल्ड करेगा तो वो खुद भी तो क्या कर रहा होगा, मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा। अगर हम 16 बिट की बात करें तो हर एक पॉइंटर वहां पर कितने बाइट का होता है, 2 बाइट का। और अगर 32 बिट की बात करें तो वहां पर हर एक पॉइंटर कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि बहुत सारी नल एंट्रीज वहां पर होती है, तो इन्हीं जो स्पेशल पॉइंटर होता है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, पॉइंट करवा देते हैं। किससे, हायर वाले नोड से इनको क्या करवा दे, पॉइंट करवा दे। कितना अच्छा हो, ठीक है, कि इनमें नल के बजाय, ठीक है, कुछ ना कुछ यूजफुल कंटेंट इनके पास आ जाए। और वो यूजफुल कंटेंट कुछ इस तरीके से आए, ठीक है, कि यहां पर जो इन फ्यूचर जो किसी भी तरह का इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़े, स्पेशली आपका ट्रेवर्सिंग, तो वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। अगर ऐसा आपको करना है तो इस बाइनरी ट्री का एक स्पेशल वेरिएशन आपको देखना पड़ेगा, और उस स्पेशल वेरिएशन को हम बोलते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। क्या बोलते हैं, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। क्या बोलेंगे उसको, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। और थ्रेडेड बाइनरी ट्री में जो आपका नल होता है, उस नल में क्या कर दिया जाता है, एक स्पेशल टाइप का पॉइंटर रख दिया जाता है, और इस स्पेशल पॉइंटर को हम बोलते हैं थ्रेड। क्या बोलते हैं, थ्रेड। तो थ्रेड बेसिकली क्या होता है, एक स्पेशल पॉइंटर होता है। अब इसके पास होता क्या है, ठीक है, क्या होगा, इसके पास एड्रेस होगा। और एड्रेस किसका होगा, एड्रेस इसके पास होगा या तो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, या इसके पास जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, इन ऑर्डर सक्सेसर। किसका होगा, इन ऑर्डर सक्सेसर या फिर इन ऑर्डर प्रेडिसेसर का इसके पास क्या होगा, एड्रेस होगा। अब प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है, तो आप यूं समझ लीजिए बहुत आसान भाषा में कि ठीक पहले वाला, ठीक पहले वाला। और सक्सेसर का मतलब होता है ठीक बाद वाला, ठीक बाद वाला। और कौन सा वाला, इन ऑर्डर, कौन सा वाला, इन ऑर्डर। ठीक है, तो अब यहां पर इन ऑर्डर की बात आ गई, इसका मतलब है कि इसकी जो ट्रेवर्सिंग की जाएगी वो कौन सी वाली ट्रेवर्सिंग की जाएगी, इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग की जाएगी। कैसी ट्रेवर्सिंग की जाएगी इसकी, इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग की जाएगी। अब जो ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री होता है ना, ठीक है, वो भी आपका 2 तरीके का होता है। ठीक है, एक बार आप इसको भी समझ लो, फिर मैं वापस यहाँ पीछे आता हूं। जो आपका थ्रेडेड बाइनरी ट्री होता है, ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री भी आपको 2 तरह का देखने को मिलता है। एक तो होता है सिंगल थ्रेड, और दूसरा होता है आपका डबल थ्रेड। एक तो होगा आपका सिंगल थ्रेड और दूसरा होगा आपका डबल थ्रेड। सिंगल थ्रेड का मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही स्पेशल टाइप का पॉइंटर हो, या वो एक ही सिचुएशन को क्या कर सके, डील कर सके। और आमतौर पे सिंगल थ्रेड किसको डील करते हैं, राइट नल पॉइंटर को ये डील करेगा। किसको डील करेगा, ये राइट नल पॉइंटर को डील करेगा। और जो आपका डबल थ्रेड होता है वो दोनों को डील करता है, ये लेफ्ट नल पॉइंटर को भी डील करेगा,
और ये आपका राइट नल पॉइंटर को भी डील करेगा। अब यहां से आपको बात समझ में आ रही है कि इसका मतलब ये है कि ये सपोज करो आपके पास कोई नोड है, ठीक है, यहां पर भी क्या है, नल, और यहां पर भी क्या है, नल। अगर आप सिंगल थ्रेड की बात करोगे तो सिंगल थ्रेड में केवल और केवल आप इस वाले नोड को क्या करोगे, जो नल है वहां पर आप एड्रेस लेके आओगे। इसमें तो अभी भी क्या रहेगा, आपका नल ही रहेगा। इसमें तो अभी भी क्या रहेगा, आपका नल ही रहेगा। मतलब ये आपके पास नोड है, ठीक है, यहां नल है, यहां पर भी क्या है, नल है। तो सिंगल थ्रेड की बात करोगे तो इसको तो आप क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, लेकिन यहां पर स्टिल नल, अभी भी यहां पर क्या रहेगा, नल ही रहेगा। और इसको आप किससे रिप्लेस करोगे, तो आप इसको रिप्लेस करोगे इन ऑर्डर सक्सेसर से। किससे रिप्लेस करोगे आप इसको, इन ऑर्डर सक्सेसर से आप क्या कर दोगे, इसको रिप्लेस कर दोगे। और जब आप डबल थ्रेड की बात करते हो तो इसका मतलब है कि ये आपका है, दोनों में नल था, यहां पर भी नल था, यहां पर भी नल था। यहां का जो नल है, नल रिप्लेस बाई इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। एंड यहां का जो नल है, नल रिप्लेस बाई इन ऑर्डर सक्सेसर। ठीक है, राइट में दोनों में सेम काम होगा, यहां पर भी इन ऑर्डर सक्सेसर, यहां पर भी इन ऑर्डर सक्सेसर। और लेफ्ट वाला किससे रिप्लेस होगा, आपका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। और इन ऑर्डर प्रीडिसेसर का मतलब है कि इससे जो ठीक पहले वाला जो भी आपका नोड आया था उसके एड्रेस को यहां पर लाके आप रख दीजिए। अब चलो आप वापस यहां पर मैं इसको सीधा क्या बना देता हूं, डबल थ्रेड बना देता हूं, जिससे सारा का सारा कंसेप्ट क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी। और जब आप इसकी इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करोगे तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग का मतलब आपको पता है कि सबसे पहले लेफ्ट को प्रोसेस करो, फिर आपको रूट को प्रोसेस करना है, और उसके बाद आपको इसको राइट को क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो आप इसकी इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग देखोगे तो कैसे देखने को मिलेगी, ठीक है, आप सबसे पहले कहां जाओगे, लेफ्ट, फिर इसका लेफ्ट, यहां पर भी लेफ्ट, न इसका लेफ्ट है तो फिर रूट को प्रोसेस करो, दैट इज 4। उसके बाद रूट को प्रोसेस कर लिया, रूट को प्रोसेस करने के बाद इसके राइट को प्रोसेस करना है, ठीक है, राइट इसका है नहीं तो ऊपर गए, लेफ्ट को आप प्रोसेस कर चुके हो, किसको प्रोसेस करो, रूट को। रूट क्या है यहाँ पर, तो राइट को प्रोसेस करना है, राइट यहाँ पर है नहीं, इसका लेफ्ट प्रोसेस कर चुके हो तो रूट को प्रोसेस करो, दैट इज 1। फिर उसके बाद राइट में जाएंगे, राइट में भी सेम रिकर्सिवली डिफाइन होगा, ठीक है, तो वहां पर जाएंगे, यहाँ ना लेफ्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5। उसके बाद राइट है नहीं, उसके बाद रूट को प्रोसेस किया, ठीक, इसके आप राइट में गए, ठीक है, फिर इसके लेफ्ट में गए, ठीक है, तो लेफ्ट में गए तो इसका लेफ्ट है नहीं तो 7, राइट इसका है नहीं तो 6, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कौन सी वाली ट्रेवर्सल सीक्वेंस है, इसकी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सीक्वेंस है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ 3 जो है, इस 3 का प्रीडिसेसर कौन है, और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 3 का सक्सेसर कौन है। तो 3 का प्रीडिसेसर का मतलब है जस्ट ठीक पहले वाला, ठीक है, 3 से जस्ट ठीक पहले कौन है, 5। और सक्सेसर का मतलब 3 के जस्ट बाद वाला, 3 के जस्ट बाद कौन है, 7। मतलब अगर 3 वाला जो नोड है उसके लेफ्ट और राइट में अगर डेटा नहीं है, ठीक है, तो उस केस में उसके लेफ्ट में तो किसका रखेंगे, प्रीडिसेसर, मतलब जो 5 नंबर वाला जो नोड है उसका एड्रेस। और 3 के राइट में अगर कुछ नहीं तो वहां पर सक्सेसर का एड्रेस रखेंगे, कौन से वाले का, 7 वाले का एड्रेस हम यहाँ पर रख देंगे। तो अब देखो यहाँ पर नल कहां पर है, 2 के पास नल है, और कौन सा वाला, राइट वाला जो है, ठीक है, वहां पर नल है। तो राइट वाले को किससे रिप्लेस करेंगे, तो राइट वाले को हम रिप्लेस करेंगे इन ऑर्डर, ठीक है, राइट वाले को हम प्रोसेस करेंगे सक्सेसर से, यही लिख के आया हूं मैं, रिप्लेस करेंगे इन ऑर्डर सक्सेसर से, इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो 2 के जस्ट बाद कौन आ रहा है, तो 2 के जस्ट बाद कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 का एड्रेस क्या है, 1000। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000। तो इस वाली जगह क्या आया आपका 1000। और जैसे यहाँ 1000 आएगा ये क्या करने लग जाएगा, 1000 वाले ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद नल है यहाँ पर, लेफ्ट में भी है राइट में भी है। तो बताओ 4 से जस्ट पहले कौन है, तो 4 से जस्ट पहले कोई है ही नहीं, 4 से जस्ट पहले कोई
है ही नहीं, ना 8 के बाद कोई है। तो ध्यान रखना, जब आपको प्रेडिसेसर और सक्सेसर ना मिले तो उस केस में उसको रूट नोड के एड्रेस से क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। तो यहाँ पर रूट क्या है आपका 1000, तो इसको किससे रिप्लेस कर दो आप, रूट से इसको रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000। और जैसे यहाँ 1000 आएगा मतलब ये इस वाले को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। और इसको आपको किससे करना है, सक्सेसर से। तो बताओ 4 के जस्ट बाद कौन आ रहा है, तो 4 के जस्ट बाद 2 है, 2 वाले का एड्रेस क्या है 2000। तो यहां पर आप रख दीजिए 2000 को। और जैसे यहाँ 2000 आएगा, सॉरी, जैसे यहाँ 2000 आएगा ये 2000 वाले ब्लॉक को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे आप 5 को रिप्लेस कर दीजिए। 5 का इसको आप प्रेडिसेसर से करोगे तो 5 से जस्ट पहले कौन है आपका 1, 5 से जस्ट पहले कौन है 1, और 1 का मतलब 1000 वाला ब्लॉक। तो ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। 5 के जस्ट बाद कौन है 3, तो मतलब यहां पर आ जाएगा आपका 3000, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3000। और इस तरीके से आप बाकी को भी क्या कर लेना, यहाँ पर रिप्लेस कर लेना, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये किसका होता है, आपका थ्रेडेड बाइनरी ट्री का होता है, ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ नल है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होते हैं। और नल का काम सिर्फ इतना सा बताने का होता है कि इस पर्टिकुलर नोड के पास में आपके पास किसी भी तरह का कोई नोड नहीं है। ये सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन बताता है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन के लिए अपन को मेमोरी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। बेटर होगा इसके अंदर कुछ यूजफुल एड्रेस को क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए, ठीक है। अब ऐसा करने से होगा क्या, ठीक है, ऐसा करने से होगा ये कि आपको इसकी रिकर्सिव अप्रोच के थ्रू आपको इसको क्या करना, क्या नहीं करना पड़ेगा, इसको ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा। आप नॉर्मल तरीके से भी क्या कर सकते हो, इसको ट्रेवर्स कर सकते हो। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम रिक्वायर्स डेटा टू बी सॉर्टेड। ये तो अभी अभी हम देख क्या है, कौन सी वाली, जो आपका बाइनरी सर्च होता है, उस बाइनरी सर्च को क्या रिक्वायर्ड होता है कि डेटा क्या होना चाहिए, आपका सॉर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, ए नोड इन ए लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ एंड, ठीक है, जो लिंक लिस्ट का जो नोड होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है। तो हमें पता है होता है कि जो लिंक लिस्ट का जो नोड होता है, ठीक है, वो नोड एक कस्टमाइज्ड डेटा टाइप होता है, कस्टमाइज्ड डेटा टाइप होता है। ध्यान रखना, जब भी सी जैसी लैंग्वेज में कस्टमाइज्ड डेटा टाइप की बात आती है, जिन्हें हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो वो होते हैं आपके स्ट्रक्चर के थ्रू बनते हैं। और इसके अंदर 2 फील्ड होती है, एक होती है आपकी इन्फो, या इसको कई बार डेटा भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें रखा जाता है एक्चुअल कंटेंट को। और दूसरा होता है आपका लिंक फील्ड, जिसके अंदर रखा जाता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। क्या किया जाएगा, अगले वाले नोड का इसमें एड्रेस होल्ड किया जाएगा। तो देखो कहीं पर इन्फो डेटा और लिंक मिलता है क्या, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ स्टोर रिट्रीव नो, कंसिस्ट ऑफ डेटा और लिंक यस, ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा नो, इंसर्ट डिलीट नो, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच। जो ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच होती है उसका प्राइमरी गोल क्या होता है। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के बहुत सारे पैराडाइम होते हैं, ठीक है। ये हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किए थे कि हमारे पास ब्रूट फोर्स मेथड हो सकता है, हमारे पास ग्रीडी मेथड हो सकता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो सकता है, बैकट्रैकिंग हो सकता है, ब्रांच एंड बाउंड हो सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी क्या होती है, हमारे पास किसी भी गिवन प्रॉब्लम को सोल्व करने की हमारे पास टेक्निक्स होती है। अब ये किसके बारे में पूछ रहा है, यहाँ पर ब्रांच एंड बाउंड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला है कि टू ऑप्टिमाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम, की एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करना, ऑप्टिमाइज करना। ये सही हो सकता है, लेकिन एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करना ये हमारा सेकेंडरी गोल होता है। क्या होता है, हमारा सेकेंडरी गोल होता है। पहले हमें सोल्यूशन तो मिले, ठीक है, एक बार ऑप्टिमल सोल्यूशन अगर हमें मिल गया तो उसके बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम क्या कर लेंगे, ऑप्टिमाइज कर लेंगे। तो ये हमारा सेकेंडरी गोल है। उसके बाद है टू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम। नहीं, ये तो किसका काम होता है, ये तो डिवाइड एंड कॉन्कर का होता है। ये तो किसका काम होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का काम होता है, जहां पर आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में क्या करते हो, डिवाइड करते हो, टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन अमंग ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। हाँ, ये आप इसमें करते हो, ब्रांच एंड बाउंड में करते हो कि आप क्या करते हो,
जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं उन पॉसिबल सोल्यूशन में आप क्या करते हो, बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो। चौथा ऑप्शन देखते हैं, टू बैक ट्रैक एंड एक्सप्लोर डिफरेंट पॉसिबिलिटी। नहीं, ये काम तो किस में होता है, बैक ट्रैकिंग में होता है। किसमें होता है, बैक ट्रैकिंग में होता है। ठीक है, अभी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इसके लिए मैं एक बार बैक ट्रैकिंग और ब्रांच एंड बाउंड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, बैक ट्रैकिंग में आपका जो टारगेट होता है, ठीक है, वो टारगेट होता है सोल्यूशन फाइंड आउट करना। बैक ट्रैकिंग में आप इस बात को समझ लेना बारीकी से कि जो बैक ट्रैकिंग होता है, बैक ट्रैकिंग का जो टारगेट होता है वो होता है फाइंड सोल्यूशन। अच्छा बुरा ये नहीं देखा जाता, टारगेट क्या है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। लेकिन जब आप ब्रांच एंड बाउंड की बात करते हो, जब आप ब्रांच एंड बाउंड की बात करते हो, तो ब्रांच एंड बाउंड में आपका जो टारगेट होता है वो टारगेट होता है ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना। आपका टारगेट क्या होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल का मतलब बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना यहां पर क्या होता है, आपका टारगेट होता है। आप इस बात को यूं समझ लीजिए, ठीक है, कि सपोज करो आप सुडोकू की प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो। जब आप सुडोकू की प्रॉब्लम को सोल्व करते हो तो सिंपली आप एक नंबर को उठाते हो। आपने नंबर को उठाया और आपका टारगेट ये कि इस नंबर को आप उसकी प्रॉपर पोजीशन पे रख दो। अब आप क्या करते हो, उसको चेक करते जाते हो, और जैसे आपको पता चलता है, ठीक है, कि नहीं ये वाला जो नंबर है ये तो इस लाइन में या इस रो में नहीं आ सकता, तो आप वापस से कहां जाते हो, पीछे आ जाते हो। ठीक है, मतलब बैक ट्रैक कर जाते हो और वापस से आप क्या करते हो, ठीक है, दूसरे नंबर को उठाते हो। और इस तरीके से आप केवल और केवल वहां पर क्या करते हो कि जो मेरा पर्टिकुलर नंबर है वो पर्टिकुलर नंबर क्या हो जाए, उस जगह पे जाके एडजस्ट हो जाए। तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, आपके बैक ट्रैकिंग का एग्जाम्पल होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल आप समझो, आपके पास दो सिटी है, एक सिटी ए और दूसरी सिटी आपके पास बी, और आपको ए और बी के बीच में क्या करना, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको ऑप्टिमल कॉस्ट पे आप दोनों के बीच में ट्रेवल कर सको, इसके लिए आपने को क्या करनी है, यहाँ पर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सपोज करो आपने पहली बार ए और बी के बीच में कोई रास्ता आपने निकाला और वहां से आपको ऑप्टिमल कॉस्ट कितनी मिली, 210 आपको मिल गई। अब आप क्या करोगे, दूसरे रास्ते को फिर क्या करोगे, आप एक्सप्लोर करोगे। और जब आप दूसरे रास्ते को एक्सप्लोर कर रहे थे उसी टाइम पे आपको कॉस्ट कितनी मिल गई, 500, जबकि आप अभी तक बी तक पहुंचे ही नहीं हो। उससे पहले आपको कॉस्ट क्या मिल गई, 500। जब आपको कॉस्ट 500 मिल गई तो क्या आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे या वहीं पर रुक जाओगे। समझदार तो ये करेगा कि भैया जब पहले वाला काम 210 में हो रहा था, अभी 500 तक कॉस्ट पहुंच गई है और फिर भी हम फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे, तो आगे जाके क्या फायदा। अब जो कॉस्ट आएगी वो तो बढ़ेगी, 500 से कम तो होने से रही। ठीक है, तो हम उसी टाइम पे क्या कर देते हैं, उसको बाउंड कर देते हैं, उसी टाइम पे उसको रोक देते हैं और पीछे चले जाते हैं और अगले रास्ते की तरफ हम चले जाते हैं। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट, ऑप्टिमल सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों में अब आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यही बात यहाँ पर है कि टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन अमंग ऑल पॉसिबल सोल्यूशन, की जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है उनमें से बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना किसका काम होता है, ब्रांच एंड बाउंड का। और सिर्फ सोल्यूशन फाइंड आउट करना किसका काम होता है, आपका बैक ट्रैकिंग का काम होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान के चलो कि कोई भूल भुलैया है, कोई मेज है और उसमें आपने चूहे को छोड़ दिया है। ठीक है, अब चूहा क्या करेगा, बाहर निकलने के लिए रास्ता देखेगा। ठीक है, अब मान के चलो कि आगे रास्ता बंद है तो फिर से वापस आता है। ठीक है, अगले रास्ते को ट्राई करता है और इस तरीके से एक वक्त ऐसा आता है कि वो किसी न किसी रास्ते से क्या करता है, बाहर निकल ही जाता है। चूहा क्यों, इंसान को घुसा के देख लो। ठीक है, तो वो भी इसी अप्रोच को क्या करेगा, फॉलो करेगा। अगला सवाल हमारे पास कि पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन आर स्टोर्ड इन द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर, कि पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को आप कौन से वाले डेटा स्ट्रक्चर में सोल्व करते हो। ठीक है, तो ये वाला काम तो किसके थ्रू होता है, आपके स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। हमें पता है कि एक्सप्रेशन का कन्वर्जन हो या फिर एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन हो, इन दोनों ही केस में हम किसका यूज करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। और स्टैक जो हमारा होता है वो लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने इस चीज को बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ। पहले वाले लेक्चर में तो सारा का सारा हमने एक्सप्रेशन को वहां पर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन भी किया था और वहां पर तो एग्जाम्पल था, तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको सोल्व भी कर लिया था। अगला सवाल है हमारे पास कि एक गिवन कनेक्टेड ग्राफ जी इज ए यूलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ जी आर। ठीक है, कि आपके पास कोई भी एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, वो ग्राफ आपका यूलर ग्राफ
कब होगा? केवल और केवल उसके अंदर जो वर्टाइसेस है, ठीक है, उनकी आपके पास जो डिग्री है वो कैसी होनी चाहिए? इवन डिग्री होनी चाहिए। कैसी हो आपके पास? उनकी डिग्री, अगर आपके पास इवन डिग्री है तो उस केस में जो आपका ग्राफ है वो कैसा होगा? आपका यूलर ग्राफ होगा। ठीक है, ठीक, आप समझ लीजिए थोड़ा सा। कब होता है? इफ ए ग्राफ इज ए यूलर ग्राफ if it has यूलर सर्किट या फिर यूलर साइकिल। ठीक है, कोई भी जो ग्राफ होता है उसको आप यूलर ग्राफ कब बोलते हो? जब उसके पास क्या हो? यूलर सर्किट हो, या फिर उसके पास क्या हो? यूलर साइकिल हो। अब ये यूलर सर्किट क्या होता है? ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि विजिट एवरी एजेज एवरी एजेज ऑफ ग्राफ एग्जैक्टली वंस। ठीक है, और दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि स्टार्ट एंड वर्टेक्स मस्ट बी सेम। ठीक है, एक ग्राफ को आप यूलर ग्राफ कब बोलोगे? ठीक, जब उसके पास यूलर सर्किट होगा। यूलर सर्किट आप किसे बोलोगे? एक ऐसा सर्किट, ठीक है, जहां पर आप जो भी ग्राफ है उसकी हर एक एज को आप सिर्फ एक बार क्या करोगे? विजिट करोगे, और जो स्टार्ट और एंड वाला जो वर्टेक्स है आपका वो हमेशा क्या कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और ऐसा हो इसके लिए जो आपके पास ग्राफ है, ठीक है, उस ग्राफ के अंदर जो वर्टाइसेस है उन वर्टाइसेस की डिग्री कैसी होनी चाहिए? इवन डिग्री होनी चाहिए। अगर आपकी ग्राफ के अंदर जितनी भी वर्टाइसेस है और उन वर्टाइसेस की डिग्री अगर इवन है तो आपको एक से ज्यादा यूलर सर्किट मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम एक यूलर सर्किट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मान के चलो, ये एग्जांपल ले लो आप। मान के चलो ये आपके पास ग्राफ है, तो इस ग्राफ में अगर मैं बात करूं कि ए की डिग्री क्या है, ठीक है, तो डिग्री ऑफ ए मतलब ए से कितनी एजेज कनेक्टेड है? कितनी एजेज कनेक्टेड है? दो। तो यहां से क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री दो। अगर मैं डिग्री ऑफ बी की बात करूं, ठीक है, तो बी से कितनी है? दो। अगर मैं डिग्री ऑफ सी की बात करूं तो यहां से सी की डिग्री कितनी है? दो। क्या इन जितने भी वर्टाइसेस है उनके सबकी डिग्री इवन है? यस, सबकी डिग्री क्या है? इवन है। तो क्या ये आपका यूलर ग्राफ है? तो जवाब होगा यस, ये बिल्कुल आपका यूलर ग्राफ है। और आप यूलर ग्राफ है तो आप विजिट करके देख लीजिए। ठीक है, आपने मान के चलो यहां से शुरू किया, तो आप सबसे पहले ए टू बी, फिर आप बी टू सी चले जाओगे, और सी टू आप ए चले जाओगे। क्या जितनी भी एजेस थी आपने उनको एग्जैक्टली एक ही बार विजिट किया? मान के चलो ये आपका ई वन है, ये आपका ई टू है, ये आपका ई थ्री है। तो सबसे पहले ए से बी की तरफ जाने के लिए आपने ई वन को यूज किया, बी से सी की तरफ जाने के लिए आपने ई टू को यूज किया, और सी से ए की तरफ आने के लिए आपने ई थ्री को यूज किया। क्या जो स्टार्ट और एंड है वो सेम है? तो आप कहोगे यस, स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स आपका क्या है? सेम है। तो फिर ये आपका यूलर सर्किट है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूं, जैसे मैं बी से शुरू करूं, तो ये बी है, ई टू का यूज करके मैं सी की तरफ चला गया, ई थ्री का यूज करके ए की तरफ चला गया, और ई वन का यूज करके बी की तरफ आ गया। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये यूलर सर्किट है? तो फिर आपका जवाब होगा कि यस, ये आपका यूलर सर्किट है। तो यहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा यूलर सर्किट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ में इवन डिग्री वाले वर्टाइसेस है तो कम से कम एक यूलर सर्किट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वो ग्राफ आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पर यूलर ग्राफ कहलाएगा। मैं पानी पी लेता हूं।
उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा है कि इन ए ग्राफ जी देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस देन जी इज। आपके पास कोई ग्राफ है और उस ग्राफ के अंदर आपके पास केवल और केवल एक ही पाथ क्या कर रहा है, आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में आप उस ग्राफ को क्या बोलोगे? देखो, मान के चलो ये ग्राफ है आपका ऐसा, ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, आप कहोगे ग्राफ कहाँ है, तो क्या है आपका ट्री है। तो ध्यान रखना, ट्री जो होता है, ट्री इज ए टाइप्स ऑफ ग्राफ ही होता है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि कोई भी ग्राफ है आपके पास, ए ग्राफ विदाउट, मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं डेफिनेशन को। ठीक है, एक कनेक्टेड ग्राफ ग्राफ विदाउट एनी साइकिल इज कॉल्ड ट्री। ठीक है, आपके पास एक कनेक्टेड ग्राफ है। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब है कि ऐसी ग्राफ जिसके पास कोई भी जो आपका वर्टेक्स है वो आइसोलेटेड वर्टेक्स ना हो। और आइसोलेटेड वर्टेक्स वो वर्टेक्स होता है जिसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। मतलब उस वर्टेक्स से किसी भी तरह का एज कनेक्ट नहीं होता, उसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। और आइसोलेटेड वर्टेक्स जब होता है तो वो ग्राफ आपका कनेक्टेड ग्राफ नहीं रहता है, क्योंकि आइसोलेटेड है वो, तो वो कहीं कोने में एक जगह क्या रहेगा, बैठा हुआ रहेगा। तो आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, और उसके अंदर किसी भी तरह का कोई साइकिल नहीं बनना चाहिए। और जब किसी भी तरह का साइकिल उसके अंदर नहीं बनेगा, वो ग्राफ आपका कनेक्टेड ग्राफ है, तो 100% वो आपका क्या है, ट्री है। और जब वो ट्री है तो उसके अंदर केवल और केवल आपको एक ही पाथ मिलेगा किसी भी नोड तक पहुंचने का। मान के चलो आपको जी से बी तक पहुंचना है, आपको जी से बी तक पहुंचना है, तो जी से बी तक पहुंचने का पाथ क्या है, पहले आप जी, जी से कहां जाओगे ई, ई से कहां जाओगे बी। क्या और कोई रास्ता है जी से बी तक पहुंचने का? तो आपका जवाब होगा नहीं, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। अब मान के चलो आपको डी से एफ तक जाना है। अब डी से एफ तक जाने का भी केवल और केवल आपको एक ही पाथ मिलेगा। सबसे पहले आप डी से शुरू होगे, किसके पास जाओगे, बी के पास। डी से शुरू होकर किसके पास गए, बी के पास। बी से कहां जाओगे, एफ के पास। ए से कहां गए, सी के पास। और सी से कहां चले गए, एफ के पास। और कोई रास्ता है क्या? नहीं, और किसी भी तरह का रास्ता आपके पास नहीं है। तो फिर ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है, आपका ट्री कहलाता है। ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है, आपका ट्री कहलाता है। पाथ, पाथ का तो सिंपल सा मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ एजेज एंड वर्टाइसेस। ठीक है, जो एजेज और वर्टाइसेस की सीक्वेंस होती है वो पाथ कहलाता है। वो का मतलब होता है रिपीटेड एजेज एंड वर्टाइसेस। ठीक है, जहां पर रिपीटेड एजेज और वर्टाइसेस होती है तो इसको हम वॉक बोलते हैं। और सर्किट तो हम अभी भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स मस्ट बी सेम। क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास जहां पर केवल और केवल एक पाथ एग्जिस्ट करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर ट्री बोलते हैं। अगला सवाल हमारे पास, लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर। लिंक लिस्ट किसके लिए सुटेबल नहीं है? ठीक है, तो यहां पर भैया ये बाइनरी सर्च है। ठीक है, हमने काफी वक्त जाया किया था पहले सवाल में। ठीक है, तो यहां से कई सारे सवाल अब हमारे हो रहे हैं। तो लिंक लिस्ट किसके लिए सुटेबल नहीं है, आपका बाइनरी सर्च के लिए सुटेबल नहीं है। क्योंकि लिंक लिस्ट के लिए, सॉरी, बाइनरी सर्च के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, और वो रिक्वायर्ड कंडीशन ये होती है कि डेटा सॉर्टेड तो होना ही चाहिए, साथ में यहाँ पर रैंडम एक्सेस पॉसिबल होना चाहिए। आप चाहो तो इसको कहीं लिख ही लो कि इन बाइनरी सर्च इन बाइनरी सर्च random access is required।
ठीक है। अगर रैंडम एक्सेस नहीं है तो फिर आप बाइनरी सर्च को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन को बिल्कुल आप कर सकते हो लिंक लिस्ट के थ्रू। रेडिक्स सॉर्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, इंसर्शन सॉर्ट के लिए भी काम हो सकता है। ठीक है। अगला सवाल है, इन ए ग्राफ इफ ई इज रिप्रेजेंटेड एज दिस वे। ठीक है, ई को आपने इस तरीके से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, यू एंड वी। तो ध्यान रखना, यू एंड वी आर, these are end point for एच ई। ये जो एच ई है उसके लिए यू और बी किस तरह काम कर रहा है, यहां पर एंड पॉइंट की तरह काम कर रहा है। आप एक ग्राफ लो, मान के चलो ए बी सी और डी, ये आपके पास एक ग्राफ है। यहां पर E1 A2 एंड E3 ऐसा लिखा मैंने, और फिर मैं लिखता हूं E1 ए और बी। तो इसका मतलब है कि ए और बी E1 के लिए क्या है, एंड पॉइंट है। ए और बी E1 के लिए क्या है, एंड पॉइंट है। अब चूंकि ये आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में आप स्टार्टिंग और एंड आप नहीं बता सकते, लेकिन ये दोनों इसके क्या है, एंड पॉइंट है। अब मैं अगर लिखता हूं E2 ए और सी, तो E2 के लिए ए और सी क्या है, यहां पर एंड पॉइंट है। और अगर मैं E3 के लिए लिखता हूं तो सी और डी, तो यहां पर सी और डी E3 के लिए क्या हो जाएंगे, यहां पर एंड पॉइंट हो जाएंगे। तो यही बात यहां पर है कि एक एज आपके पास ई, मान के चलो ये ई आपके पास एक एज है, तो यहां पर पहला इसका एंड पॉइंट है यू और दूसरा इसका एंड पॉइंट है वी। और एक ऐसा एज, ठीक है, जिसके जो एंड पॉइंट होते हैं अगर वो सेम होते हैं तो उनको हम बोलते हैं एडजस्टेंट। उनको हम बोलते हैं एडजस्टेंट वर्टेक्स। क्या बोलेंगे उनको, एडजस्टेंट, मतलब पास वाला। पास वाला मतलब पड़ोसी भी हम उनको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन पे। देन यू एंड वी आर कॉल्ड एंड पॉइंट, यस, ये दोनों क्या है, इसके एंड पॉइंट है। एडजस्टेंट नोड, यस, यू और वी दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, एडजस्टेंट पे कहलाएंगे। क्या ये पड़ोसी है, हाँ ये तो पड़ोसी भी है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। कि जब इस टाइप का कोई नोटेशन आपको गिवन है तो इस टाइप के नोटेशन में ये तीनों की तीनों जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज में ली जा सकती है। अगला सवाल है कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट ए रिकर्सिव एल्गोरिथम टू ए नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम, आपके पास कोई रिकर्सिव एल्गोरिथम है और उस रिकर्सिव एल्गोरिथम को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, नॉन रिकर्सिव में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन विच डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज। तो इनमें से कौन से वाले डेटा स्ट्रक्चर को आप यूज करोगे। आपने एक कहावत सुनी होगी, ठीक है, और वो कहावत आपने ये सुनी होगी कि हमेशा जहर को जहर ही काटता है, ठीक है। और हमेशा जहर को जब जहर काटता है तो जब आपके पास में कोई रिकर्सिव प्रॉब्लम होती है तो उस रिकर्सिव प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करने के लिए आप किसका यूज करते हो। तो आप कहोगे कि रिकर्सिव प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करने के लिए तो हम स्टैक का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि रिकर्सिव प्रॉब्लम में क्या होता है, एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है। और जब एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है तो जैसे ही फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है उसी टाइम पे स्टैक में स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है, मतलब उसको मेमोरी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद वही फंक्शन वापस से दोबारा से कॉल होगा तो फिर उसके ऊपर आ जाएगा, फिर उसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि स्टैक का प्रिंसिपल यही तो होता है कि जो भी एलिमेंट आएगा वो कहां से आएगा, टॉप से आएगा। तो अगर आप किसी रिकर्सिव प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करने के लिए आप स्टैक का यूज करते हो तो ध्यान रखना, नॉन रिकर्सिव को इंप्लीमेंट करने के लिए भी आप किसका यूज करोगे, स्टैक का यूज करोगे। किसका यूज करोगे आप, उस केस में भी आप स्टैक का यूज करोगे। याद ऐसे रख लेना कि भैया जहर को जहर ही हमेशा काटता है। अब ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है, कि रिकर्सिव में भी स्टैक काम में लिया जा रहा है और नॉन रिकर्सिव में भी क्या किया जा रहा है, स्टैक काम में लिया जा रहा है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि मान के चलो मुझे फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 का फैक्टोरियल मुझे फाइंड आउट करना है। तो जब 3 का फैक्टोरियल मुझे फाइंड आउट करना है तो उसका रिकर्सिव कोड कैसा होगा। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 3 का जो फैक्टोरियल होता है, 3 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। और इस तरीके से आप क्या कर देते हो, 6 यहाँ पर कर देते हो, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको और स्टैंडर्डाइज करके बोलूं कि बताओ 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप कहोगे कि जो 3 का फैक्टोरियल होता है वो 3 गुणा 2 के फैक्टोरियल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3 गुणा 2 के फैक्टोरियल के बराबर होता है। हमें नहीं पता 3 का फैक्टोरियल क्या है, लेकिन मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 3 का जो फैक्टोरियल है वो 3 गुणा 2 के फैक्टोरियल के बराबर होता है।
फिर बोलोगे कि बताओ 2 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, तो यहां से जवाब मिलेगा कि 2 का फैक्टोरियल और तो पता नहीं है, लेकिन ये 2 गुणा 1 के फैक्टोरियल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के फैक्टोरियल के बराबर होता है। फिर हम आपसे पूछेंगे बताओ 1 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे कि इतना तो पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि जो आपका 1 का फैक्टोरियल होता है वो 1 गुणा 0 के फैक्टोरियल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 गुणा 0 के फैक्टोरियल के बराबर होता है। एंड द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज ऑलवेज 1। 0 का फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर होता है। तो 0 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 1 आपका हो जाएगा। मतलब ये आपके लिए बेस केस है। ये क्या है इसका बेस केस? कि ये फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करेगा, लेकिन रुकेगा कहां? जैसे 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल वेल नोन है कि 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। अब इसकी वापस से क्या होगी? बैक ट्रैकिंग। 1 गुणा 1, जब 1 गुणा 1 करोगे तो आपको 1 का फैक्टोरियल मिल जाएगा, क्योंकि यहां से निकल के तो आप ये कैलकुलेशन किए थे। तो 1 का फैक्टोरियल क्या मिल जाएगा आपको? 1। अब 2 गुणा 1 बराबर 2, ये किसका फैक्टोरियल मिल जाएगा आपको? 2 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब 3 गुणा 2 मतलब 6, ये किसका फैक्टोरियल मिल जाएगा आपको? 3 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो आप जब इस प्रॉब्लम को लिखोगे तो कुछ इस तरीके से तो लिखोगे। आप इस फंक्शन को बार बार कॉल करोगे, ठीक है। कब तक कॉल करोगे? जैसे ये फैक्ट नाम का फंक्शन आपने बनाया है और यहां से इंट एन आया, जिसमें जिस भी नंबर का फैक्टोरियल आपको फाइंड आउट करना है वो आया होगा आपके पास। और फिर आपने यहां पर ये किया कि इफ एन इक्वल टू 0, जब n की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, तब आपको फैक्टोरियल पता है कि n की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, मतलब 0 का फैक्टोरियल कितना होगा? 1। तो आप क्या रिटर्न करवा लीजिए? 1। नहीं तो आपको नहीं पता तो आप क्या रिटर्न करवा दीजिए? n गुणा फैक्ट n माइनस 1। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। यही तो लिखा है यहाँ का मतलब कि 3 का फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल। तो 3 गुणा 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 गुणा 1 का फैक्टोरियल, फिर 1 गुणा 0 का फैक्टोरियल। और जैसे 0 का फैक्टोरियल आएगा उसी टाइम पे क्या हो जाएगा? आपका बेस केस मिल जाएगा और वो 1 हो जाएगा। ये आपके पास स्टेक है। ये आपके पास क्या है? स्टेक है। जब इस फंक्शन को पहली बार कॉल किया गया होगा तो 3 ऐसे ही तो कॉल किया गया होगा। तो जब फैक्ट 3 आपने कॉल किया गया होगा तो पहली बार ये 3 के लिए चल रहा होगा, तो मतलब फैक्ट 3। अगली बार जब ये आएगा तो फैक्ट 2। फिर जब ये कॉल होगा तो फैक्ट 1 के लिए कॉल होगा, और फिर जब ये कॉल होगा तो फैक्ट 0 के लिए कॉल होगा। लेकिन देखो रिजोल्व कौन हो रहा है सबसे पहले? 0 का फैक्टोरियल सबसे पहले रिजोल्व हो रहा है। तो यहां से जैसे n की वैल्यू 0 आएगी उसी टाइम पे 0 0 के बराबर होगा, और ये क्या लिख के जाएगा? रिटर्न 1। मतलब ये रिजोल्व होकर क्या हो जाएगा? 1। फिर इसकी जगह आ जाएगा आपका 1 इंटू 1 बराबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 बराबर 2, और ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 बराबर 6, और आपका फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? यहाँ से 6। तो इस तरीके से आप रिकर्सिव प्रॉब्लम को स्टेक के थ्रू क्या करते हो? सोल्व करते हो। अब यही काम आपको क्या करना है? बिना स्टेक के करना है। अब बिना स्टेक के करना है तो आपको पता है कि 3 का फैक्टोरियल आप 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको क्या लेना है? एक स्टेक लेना है। आपको एक स्टेक लेना है, और स्टेक में आप सबसे पहले 3 को पुश कर दीजिए, फिर 2 को पुश कर दीजिए, और उसके बाद 1 को पुश कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? इनको पॉप करना है और गुणा करते जाना है। तो पॉप करके गुणा करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से 6 मिल जाएगा। तो जब आपके पास रिकर्सिव प्रॉब्लम है तो भी आप किसके थ्रू सोल्व कर रहे हो? स्टेक के थ्रू। और जब वो प्रॉब्लम आप नॉन रिकर्सिव बनाना चाहते हो तब भी आप किसका यूज करोगे? यहाँ पर स्टेक का ही आप यूज करोगे। मैंने टिक लगा दिया था क्या पीछे? यस। Now, which of the following statement about stack data structure are not correct? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, ये हमें पता करना है। सबसे पहला है कि लिंक लिस्ट आर यूज फॉर इंप्लीमेंटिंग स्टेक। टॉप ऑफ द स्टेक ऑलवेज कंटेन इन द न्यू नोड। स्टेक इज द FIFO डेटा स्ट्रक्चर। नल लिंक इज प्रेजेंट इन द लास्ट नोड एट द बॉटम ऑफ द स्टेक। यहां पर ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो किसको लेके पूछा जा रहा है? ये कि जब हम स्टेक को क्या कर रहे हैं? लिंक लिस्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं? उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब आप स्टेक को लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है?
एक स्टार्ट पॉइंटर होता है, उस स्टार्ट पॉइंटर को अब स्टार्ट ना बोल के आप क्या बोलने लग जाइए, टॉप बोलने लग जाए, क्योंकि हम इसको किसकी तरह बिहेव करवाने वाले हैं, स्टैक की तरह बिहेव करवाने वाले हैं। तो जैसे आपके पास कोई नया नोड आया, सपोज करो ये नया नोड आया आपके पास, और ये नया नोड 11 के साथ में आया है, ठीक है, और इसका एड्रेस क्या है आपके पास 1000 है। तो जैसे हम कोई नया नोड तैयार करते हैं, सॉरी, सिंगल लिंक लिस्ट का नोड होगा, ठीक है, तो यहाँ डेटा रखा, और जैसे कोई नया नोड तैयार करते हैं तो वहां पर उसके लिंक फील्ड में हम हमेशा क्या रखते हैं, नल रखते हैं, और मान के चलो कि इसका एड्रेस क्या है हमारे पास 1000 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इंसर्ट करवा देंगे। तो स्टैक का प्रिंसिपल क्या होता है कि जो भी काम होगा वो किससे होगा, टॉप से होगा, जो भी काम होगा वो किससे होगा, टॉप से होगा। मतलब नया एलिमेंट आएगा वो भी किसकी हेल्प से आएगा, टॉप की हेल्प से, और एग्जिस्टिंग एलिमेंट को जब रिमूव करना होगा तब भी हम किससे करेंगे, टॉप से। देखो जब एरे के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो उस केस में हम उस ऑपरेशन के टाइम पे टॉप की वैल्यू को 1 से बढ़ा देते हैं, और पॉप ऑपरेशन के टाइम पे टॉप की वैल्यू को 1 से कम कर देते हैं। लेकिन यहां पर इंडेक्स तो होती नहीं है, और जब इंडेक्स नहीं होती है तो आपके पास जो टॉप होगा उससे आप इतना मैनिपुलेट करोगे कि जैसे आपको नया नोड आएगा, ठीक है, उसका एड्रेस हमेशा किसके पास होएगा, टॉप के पास होएगा। और जब जो नया नोड अभी भी आया है और उसका एड्रेस अगर टॉप के पास है, तो जब उसको प्रोसेस करना होगा तो किसको प्रोसेस करेंगे, टॉप वाले को। और टॉप वाले को जो प्रोसेस करेंगे तो जो एलिमेंट अभी भी आया था उसी का तो एड्रेस किसके पास है, टॉप के पास। मतलब कौन सा प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ से, लिपो प्रिंसिपल, कि जो सबसे लास्ट में आया था उसी को सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यहां से प्रोसेस कर लिया। तो आप समझो इस बात को कि ये नया नोड आया तो हमने इसको यहां पर इंसर्ट करवा दिया। यहां पर क्या है, नल 1000 और 11, मान के चलो एक और हमने आइटम यहां पर इंसर्ट किया, इस बार इसका एड्रेस 2 है और ये 22 है। अब इनिशियली यहां पर 1000 होगा, तो ये इस नोड को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा, कौन, आपका टॉप। अब जो नया नोड आया है, ठीक है, उसका एड्रेस किसके पास जाना चाहिए, टॉप के पास जाना चाहिए। लेकिन टॉप के पास क्या है, 1000। अगर सीधा सीधा अपडेट कर देंगे ना तो ये 1000 वाला ब्लॉक आपके हाथ से निकल जाएगा। तो 1000 वाला ब्लॉक आपके पास रहे उससे पहले आप क्या करो, इस 1000 को कहीं ना कहीं एडजस्ट करो। कैसे एडजस्ट करोगे कि जो भैया अभी जो नया नोड आया है ना उसका जो लिंक फील्ड है उसको ये दे दो। मतलब ये आपने इसको दे दिया, और जब ये आपने इसको दे दिया तो ये इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। इसका एड्रेस क्या है, 2000, मान के चलो इसके पास डेटा क्या है, 22। अगला नोड आया तो ये सेम प्रोसीजर वहां पर अप्लाई करना है, 33, 2 एंड 3000। और ऑब्वियसली हर बार टॉप को बदलते जाएंगे, तो टॉप के पास 2000 आ गया, फिर 3000 आ गया, और फिर आपके पास एक नोड आया लेट से 44, एंड इसके पास है आपका 3000, इसके पास 4000, और आप टॉप के पास हो गया आपका 4000। तो जब 4000 हुआ तो ये क्या करेगा, इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप यहां से गौर से देखोगे तो गौर से देखोगे कि यहाँ पर जो नया नोड आ रहा है, ठीक है, उसको आप कहां पर इंसर्ट करवा रहे हो, बिगिनिंग में। कहां पर इंसर्ट करवा रहे हो, बिगिनिंग में इंसर्ट करवा रहे हो। तो जब आप किसी लिंक लिस्ट में नए नोड को अगर आप बिगिनिंग में ही इंसर्ट करवाते जाते हो तो इसका मतलब है कि आप एग्जैक्टली उसको किसकी तरह बिहेव करवा रहे हो, स्टैक की तरह बिहेव करवा रहे हो। अब अगर आपको फील लेना है तो फील लेना है तो इसको यूं पलट दो। जब फील लेने के लिए यूं पलटोगे, यही तो होगा, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया है, स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू आपने इंप्लीमेंट कर लिया। अब ऑप्शन पे चलो आप, लिंक लिस्ट आर यूज फॉर इंप्लीमेंटिंग स्टैक, यस बिल्कुल। अभी अभी हमने देख लिया कि हम लिंक लिस्ट को लेके स्टैक को क्या कर सकते हैं, धूमधाम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका कैसा है, वो स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टॉप ऑफ द स्टैक ऑलवेज कंटेन इन द न्यू नोड, यस बिल्कुल सही बात है। जो स्टैक का जो टॉप है वो हमेशा क्या करेगा, नए नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। अब अगर कोई नया नोड आएगा, ठीक है, तो वो यहां पर जाएगा और उसका एड्रेस हमेशा किसके पास होता है, टॉप के पास होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या माना जाएगा, यहां से ट्रू स्टेटमेंट माना जाएगा। स्टैक इज द फीफो डेटा, नो,
ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जो आपका फीफो प्रिंसिपल होता है वो तो किसके लिए होता है आपका, क्यों डेटा स्ट्रक्चर के लिए होता है, किसके लिए होता है, क्यों के लिए होता है। अगर आप स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की बात करोगे तो उसका प्रिंसिपल तो क्या होता है आपका, लिपो प्रिंसिपल होता है। हालांकि जवाब हमने को मिल गया, नॉट करेक्ट पहुंचा था, सी अपना राइट आंसर हो चुका है। लेकिन फिर भी देख लेते, नल लिंक इज प्रेजेंट इन द लास्ट नोड एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। यस, जो नल होता है वो हमेशा बॉटम पे क्या होता है, आखिरी वाले नोड में क्या रखा हुआ होता है, नल रखा हुआ होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या माना जाएगा, यहां से ट्रू माना जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। लिखा है कि व्हाट इज आर द डिसएडवांटेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग ट्री यूजिंग नॉर्मल एरे। कि आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, उस ट्री डेटा स्ट्रक्चर को आप नॉर्मल एरे के थ्रू क्या कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उस केस में क्या क्या डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या नुकसान आप भोगोगे जब आप किसी भी ट्री को एरे के थ्रू क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। पहला है डिफिकल्टी इन नोइंग चिल्ड्रन नोड ऑफ फिर नोड। नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। जब आप एरे के थ्रू किसी ट्री को इंप्लीमेंट करते हो तो चाइल्ड नोड का पता लगाना बहुत ही आसान होता है। कैसे पता लगाते हो आप, कि अगर आपको लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्स पता करनी है तो लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्स आप 2 × i+1 क्या करके आप क्या कर देते हो, लेफ्ट चाइल्ड की इंडेक्स पता कर लेते हो। और जब आपको राइट चाइल्ड की इंडेक्स पता करनी होती है तब आप 2 × i+2 करके आप पता कर लेते हो। ध्यान रखना, यहाँ पर i का जो मतलब है वो है पेरेंट नोड इंडेक्स। पेरेंट नोड इंडेक्स, अगर आप पेरेंट नोड की इंडेक्स है आपके पास और उससे आप ये पता लगाना चाहते हो कि उसका लेफ्ट बच्चा कहाँ बैठा है, कौन से इंडेक्स पे बैठा है, और राइट वाला बच्चा कौन से वाले इंडेक्स पे बैठा है, तो आप 2i+1 करोगे तो लेफ्ट वाले चाइल्ड की इंडेक्स मिल जाएगी, और आप 2i+2 करोगे तो आपको राइट वाले चाइल्ड की इंडेक्स मिल जाएगी। तो ये तो इसका डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है, यहाँ वाला तो ये काम आसानी से हो जाएगा। अगला है डिफिकल्टी इन फाइंडिंग पेरेंट ऑफ ए नोड। नहीं, पेरेंट में भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको पेरेंट नोड की इंडेक्स पता करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास i-1 डिवाइड बाई 2, और यहां पर i का मतलब होता है चाइल्ड नोड इंडेक्स। किसके इंडेक्स है ये, चाइल्ड नोड की यहां पर इंडेक्स आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास चाइल्ड नोड की इंडेक्स पता है और आप ये पता लगाना चाहते हो कि उसका बाप कौन से इंडेक्स पर बैठा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, i-1 डिवाइड बाई 2 आप कर लोगे। तो ये भी कोई डिसएडवांटेज इसका नहीं है। Have to know the maximum number of node possible before creation of tree. You have to know the maximum number of node possible before creation of the tree. कि ट्री बनाने से पहले आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने होंगे उनके बारे में पता होना चाहिए। यस, एरे का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो आपका एरे होता है, ठीक है, वो स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन होता है, और स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन होने की वजह से ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आप उसकी साइज को ना ही तो कभी ग्रो कर पाओगे और ना ही कभी आप उसकी साइज को श्रिंक कर पाओगे। ना तो आप ग्रो कर पाओगे और ना ही कभी आप उसकी साइज को क्या कर पाओगे, श्रिंक कर पाओगे। और जब भी आपको किसी एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करने हैं, ये बात आपको एडवांस में पता होनी चाहिए, मतलब पहले पता होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, जब आप किसी ट्री को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करते हो तो ये डिसएडवांटेज आपका हो जाएगा। तो ये आपका यहां से राइट आंसर माना जाएगा। आपका कंफ्यूजन ना हो, मैं इन दोनों के टिक को हटा देता हूं। आखिरी ऑप्शन और देख लेते हैं, डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। अरे नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करते टाइम पे तो जरूर थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, यहां तो कोई डिफिकल्टी होती ही नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान होता है। मैं ऐसे ट्री बना रहा हूं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अगर इस टाइप का ट्री है और अगर आप इसको एरे के थ्रू क्या करना चाह रहे हो, इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो टोटल 8 एलिमेंट आपके पास, ठीक है। इंडेक्स रही होगी फ्रॉम 0 to 7, ठीक है। तो हमेशा क्या होती है, जब भी आप एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करते हो तो लेवल बाय लेवल फिलिंग होती है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, इसी तरीके से पहले लेवल 0 फिल होगा, फिर लेवल 1 फिल होगा, फिर लेवल 2 फिल होगा और फिर लेवल 3 फिल होगा। और ये शर्त हमने पढ़ रखी है कि ट्री को अगर आप एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो वो ट्री आपका
कम से कम कंप्लीट बाइनरी ट्री तो आपका होना ही चाहिए। और इस बात को अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स आप कैसे पता लगाओगे, 2i से। लेफ्ट चाइल्ड के इंडेक्स आप कैसे पता लगाओगे, 2i प्लस 1 से, जहां पर i क्या होता है, पेरेंट के इंडेक्स। जैसे मान के चलो ये 3 है, 3 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है आपका, 60। 3 तो ये 0 इंडेक्स पे बैठा है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। तो मुझे ये पता लगाना है कि 30 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, तो कौन सी इंडेक्स मिलेगी आपको, 5। और यहां से जो पेरेंट है 30, जो पेरेंट है वो कौन से इंडेक्स में बैठा है, 2। तो आप लिखोगे 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट मीन्स 4, 5। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन से इंडेक्स पे है, 5th इंडेक्स पे। क्या ये 60 जो बैठा है वो 5th इंडेक्स पे ही है, यस ये 5th इंडेक्स पे ही है। मान के चलो आप जो 80 है, ठीक है, इसके पेरेंट का पता लगाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, इसके पेरेंट का पता लगाना चाहते हो, तो i माइनस 1 डिवाइड बाई 2 यहां से होगा। तो i का मतलब चाइल्ड के इंडेक्स, फिलहाल चाइल्ड के इंडेक्स क्या है, 7। तो 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 6 डिवाइड बाई 2, 3। थर्ड इंडेक्स पे जो बैठा है वो 80 का पेरेंट है। तो थर्ड इंडेक्स पे कौन बैठा है आपका, 40। क्या ये इसका पेरेंट है, जस्ट। तो इस तरीके से आप इस काम को भी आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल है कि हाउ मेनी मैक्सिमम एजेज एक्सक्लूडिंग सेल्फ लूप डज ए सिंपल एंड डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ 8 वर्टाइसेस। बोला है कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज कितनी होगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेज कितनी होगी, किसको एक्सक्लूड करना है, सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, डज ए सिंपल एंड डायरेक्टेड ग्राफ। कौन सी वाली ग्राफ, सिंपल एंड डायरेक्टेड ग्राफ है। और ध्यान रखना जब आप सिंपल ग्राफ की बात करते हो, जब आप सिंपल ग्राफ की बात करते हो तो सिंपल ग्राफ का मतलब होता है कि एक ग्राफ विदाउट सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेज। पैरेलल को आप मल्टीपल भी बोल दीजिए आसानी, पैरेलल एजेज, ठीक है। तो सिंपल ग्राफ आपका कौन सा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर सेल्फ लूप ना हो और उसके अंदर किसी भी तरह का कोई पैरेलल एज ना हो। कैसे, जैसे मान के चलो ये कोई ग्राफ है, ए बी सी डी, और एक ग्राफ में यहां पर और बनाता हूं, ए बी सी, ठीक है। और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये वाला ग्राफ आपका सिंपल ग्राफ है, तो आपका जवाब होगा नहीं, ये वाला ग्राफ आपका सिंपल ग्राफ नहीं है, क्योंकि सिंपल ग्राफ में कभी भी सेल्फ लूप नहीं होता है। और यहाँ पर आपका सेल्फ लूप है। सेल्फ लूप वो होता है एक ऐसा एज जिसके दोनों एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो मान के चलो इसको मैं E1 बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो इसको ए और ए ऐसे तो आप रिप्रेजेंट करोगे, तो एक ऐसा एज जिसका जो एंड पॉइंट है वो क्या आ रहे हो आपके, सेम आ रहे हो, तो उसको आप सेल्फ लूप बोलते हो। और सिंपल ग्राफ में सेल्फ लूप अलाउ नहीं है, तो ये ग्राफ आपका सिंपल ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ आपका सिंपल ग्राफ नहीं है। इस वाले ग्राफ को देखो, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ में आप देखोगे कि यहाँ पर पैरेलल एज है। पैरेलल एज आप किसको बोलते हो, ऐसी मल्टीपल एजेस जिनके एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो। जैसे मान के चलो इसको मैं E1 बोलता हूँ, इसको E2, E3 और E4। तो अगर मैं E1 का रिप्रेजेंटेशन चाहूंगा तो ऐसे तो करूंगा, A और B, E2 के लिए A और B, E3 के लिए A एंड C, E4 के लिए B एंड C, ऐसे तो करूंगा। तो यहां पर देखो ये दो एज ऐसी है, यहां पर ये दोनों एज ऐसी है जिनके एंड पॉइंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर ऐसी मल्टीपल एजेज जिनके एंड पॉइंट क्या आ रहे हो, सेम आ रहे हो, तो वो हमेशा वहां पर क्या होती है, पैरेलल एज होती है। और आपके सिंपल ग्राफ में पैरेलल एज भी अलाउ नहीं होती। तो क्या ये आपका सिंपल ग्राफ है, नहीं, ये भी आपका सिंपल ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि यहाँ सेल्फ लूप में नहीं, पैरेलल एज में नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ बोला है कि ग्राफ कैसा आपका सिंपल ग्राफ है। लेकिन उसने साथ में ये बोला है कि मैक्सिमम एजेज कितनी, ठीक है, मैक्सिमम एजेज कितनी। और जब भैया मैक्सिमम भी फाइंड आउट करना है तो फिर ग्राफ भी इस तरीके का बनाया जाए, ठीक है, कि उसमें मैक्सिमम एजेज हम इंक्लूड कर सके। हाँ, फिर भी वो कैसा होना चाहिए, सिंपल ग्राफ होना चाहिए। तो फिर उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ग्राफ। उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट ग्राफ।
और कंप्लीट ग्राफ का सिंपल सा मतलब होता है कि मान के चलो आपके पास 4 वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये कंप्लीट ग्राफ कब होगा, जब हर एक वर्टेक्स के बीच में क्या होगी, डायरेक्ट एज होगी, डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन होगी। मतलब ए की बी के साथ में भी डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन है, ए की सी के साथ में भी डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन है, ए की डी के साथ में भी डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन है, बी को पकड़ लीजिए, बी की ए के साथ में भी डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन है, सी के साथ में भी डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन है, डी के साथ में भी डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन है, सी की ए के साथ में भी डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन है, बी के साथ में भी डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन है, डी के साथ में भी डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन है। अब डी की ए के साथ में भी डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन है, बी के साथ में भी डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन है और सी के साथ में भी डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन है। तो क्या ये कंप्लीट ग्राफ है? यस, ये आपका कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। इससे ज्यादा मैक्सिमम एज अब इसमें नहीं आ सकती, सिंपल ग्राफ है, ठीक है। हाँ, ना इसमें सेल्फ लूप होगा, ना इसमें पैरेलल एज होगी। तो अब बताओ टोटल क्या पूछा था, एज ही पूछी होगी, हाउ मेनी एजेज, ठीक है। टोटल एज इसमें कितनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम सिनेरियो हमने ले लिया, अब टोटल एज यहां पर देख लीजिए आप। मैं नामकरण कर देता हूं, इसको E1 बोल दिया है, इसको E2 बोल दिया, इसको E3 बोल दिया, इसको E4 बोल दिया, इसको E5 और इसको E6। तो जब हमारे पास 4 वर्टेक्स वाला कंप्लीट ग्राफ है तो मैक्सिमम एज अपने को कितनी देखने को मिली, यहां से 6 मैक्सिमम एज देखने को मिली है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिससे हम 8 तक पहुंच जाएंगे। मान के चलो 2 वर्टेक्स है, तो क्या ये आपका कंप्लीट ग्राफ है? तो आपका जवाब यस, बिल्कुल कंप्लीट ग्राफ है। ए की बी के साथ में डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन है और बी की ए के साथ में यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन है। तो यहां से टोटल एज की बात करूं तो टोटल एज कब, जब आपकी 2 वर्टेक्स है तो कितनी, ए की आपको देखने को मिल रही है। मैं 3 वाला भी बना लेता हूं, ए बी और सी। क्या ये आपका कंप्लीट ग्राफ है? तो आप कहोगे कि यस कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। तो यहां पर टोटल एज कितनी होगी, कब, जब आपके टोटल वर्टेक्स कितनी है, 3। तो 1 2 3 कितनी देखने को मिल रही है आपको, 1 2 3 आपको देखने को मिल रही है। और ये जो वैल्यू है वो आपको n(n-1) डिवाइड बाई 2 से मिल जाएगी। ये जो वैल्यू है वो आपको n(n-1) डिवाइड बाई 2 से मिल जाएगी। जैसे मैं 2 के लिए अप्लाई करता हूं तो n की वैल्यू क्या है, तो n का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ वर्टाइसेस, n का मतलब होगा नंबर ऑफ वर्टाइसेस, दैट मीन्स 2 2 - 1 बटा 2। तो 2 गुणा 1 बटा 2 बराबर 2 बटा 2 बराबर 1। तो यहां पर कितनी आ रही है, 1। अगर 3 है तो 3 गुणा 2 बटा 2 तो कितनी, 3। तो यहां से कितनी देखने को मिल रही है, 3। 4 में करोगे तो 4 गुणा 3 बटा 2 2 6। तो कितनी देखने को मिल रही है आपको, 6। सवाल में पूछा था कितनी, 8। तो 8 गुणा 8 - 1 7 बटा 2। तो 2 और ये 4 और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होनी चाहिए। देखो ऑप्शन में कहीं 28 है क्या? ऑप्शन में 28 है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप स्टैंडर्ड सवालों को देखते हैं तो आपका इंटरप्रिटेशन भी आपको इस तरीके से करना होता है सवाल का, ठीक है। कि यहाँ पर कहीं पर भी जिक्र नहीं था कि आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए, कंप्लीट ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ के दे दिया, वो मैक्सिमम एज। और जैसे मैक्सिमम एज का दिया, इसका मतलब है कि अपने को ग्राफ को कैसा रखना है, सिंपल, लेकिन उसमें लगानी है अपने को मैक्सिमम एज। और जैसे सिंपल ग्राफ में हम मैक्सिमम एज लगा देंगे तो वो ग्राफ ही क्या बन जाता है, हमारा कंप्लीट ग्राफ। और कंप्लीट ग्राफ का फॉर्मूला अपने पास होता है इस तरीके से, लेकिन किसी भी तरीके से उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं था। अगला सवाल है कि इन अ डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ जी एवरी एज ऑफ जी, कि आपके पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, और उसके अंदर आप डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस एल्गोरिथम आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में उस ग्राफ की जो हर एक एज होती है उसको आप क्या बोलते हो, हर एक एज को आप क्या बोलते हो, आइदर ए ट्री एज और बैक एज। यस, डीएफएस में आप क्या बोलोगे, या तो उसको ट्री एज बोलोगे या फिर आप उसको क्या बोलोगे, बैक एज बोलोगे। आइदर ए फॉरवर्ड एज और क्रॉस एज। हाँ, ऐसा भी हम डीएफएस में बोलते हैं, लेकिन उस केस में आपका जो ग्राफ होता है वो कैसा होना चाहिए, आपका डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपका, डायरेक्टेड ग्राफ होगा, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एज और क्रॉस एज।
आइदर लेफ्ट और राइट एज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आइदर फ्रंट एज और पैरेलल, नो, इस टाइप की कोई टर्मिनोलॉजी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है। अब ये ट्री एज और बैक एज का मतलब क्या है? देखो, ट्री एज आपकी वो वाली एज होती है, ठीक है, जिससे आप अनविजिटेड वर्टेक्स से आप विजिटेड वर्टेक्स से आप अनविजिटेड वर्टेक्स को क्या करोगे? ट्रेवर्स करोगे। जैसे मान के चलो ये ग्राफ है आपका, ये आपका क्या है? एक ग्राफ है, ठीक है। तो यहां से आपने सपोज करो इसको ए से विजिट करना शुरू किया, ए से आपने इसको विजिट करना शुरू किया, तो आपका जो एज है ए से बी के बीच में, और जो आपका एज है बी से सी के बीच में, जो एज है आपका ए से बी के बीच में और बी से सी के बीच में, इन दोनों एज को आप क्या बोलोगे? यहां से ट्री एज। क्या बोलोगे? इन दोनों को आप यहां से ट्री एज बोलोगे, क्योंकि इन एज की हेल्प से ही आगे आप अनविजिटेड नोड को क्या करने वाले हो? विजिट करने वाले हो। और दूसरी होती है आपके बैक एज। बैक एज का मतलब होता है, ठीक है, कि आपने किसी नोड को विजिट कर लिया, अगर आप उस तक वापस पहुंचना चाहते हो तो उस केस में जो एज आपके लिए काम में ली जाती है उसको आप बैक एज बोलते हो। जैसे आप यूं समझ लीजिए, मान के चलो ऐसा आपका ग्राफ है, ऐसा क्या है? आपका ग्राफ है, आपने इसको विजिट किया, ए से इसको विजिट किया है, ठीक है, फिर आपने मान के चलो बी को विजिट कर लिया होगा, फिर आपने सी को विजिट कर लिया होगा, ठीक है। तो यहां से जो आपका ये वाला एज है, ठीक है, इस वाले एज से आप वापस से सी को विजिट करने के बाद किसकी तरफ जा सकते हो? आप ए की तरफ जा सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका ए से सी के बीच में जो एज है उसको आप क्या बोलोगे? यहाँ से बैक एज बोलोगे। क्या बोलोगे? बैक एज बोलोगे। तो इस तरीके से जब आपका ग्राफ एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के केस में जो एज कहलाती है या तो वो आपकी ट्री एज कहलाएगी या फिर आपकी बैक एज कहलाएगी। और अगर आपका ग्राफ एक डायरेक्टेड ग्राफ है तो उस केस में आपकी एज या तो फॉरवर्ड एज कहलाएगी या फिर आपकी क्रॉस एज कहलाएगी। अगले सवाल की, पोस्टफिक्स नोटेशन इज ऑल्सो नोन एज रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ठीक है, हमें पता है कि 3 तरह की एक्सप्रेशन हमारे पास होती है, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में ऑपरेटर लिखने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है हमारे पास इनफिक्स नोटेशन, वो नोटेशन जिसको बचपन से लेके अब तक हम यूज करते हैं। अगला आता है हमारे पास प्रीफिक्स नोटेशन, और अगला आता है हमारे पास पोस्टफिक्स नोटेशन। इनफिक्स में ऑपरेंड बीच में आता है, प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आता है, यहाँ ऑपरेटर बीच में आता है, और पोस्टफिक्स में आपका ऑपरेटर बाद में आता है। जो आपका प्रीफिक्स नोटेशन होता है, प्रीफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन को आप कई बार पॉलिश नोटेशन बोलते हो। क्या बोलते हो आप? पॉलिश नोटेशन बोलते हो। और जो आपका पोस्टफिक्स नोटेशन एक्सप्रेशन होता है उसको आप बोलते हो रिवर्स पॉलिश नोटेशन। क्या बोलोगे उसको? रिवर्स पॉलिश नोटेशन। और कई बार तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि आरपी, एन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आरपीएन स्टैंड्स फॉर रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलिश नोटेशन की बात की जाएगी तो ये पॉलिश नोटेशन तो किसके लिए होता है? आपका प्रीफिक्स के लिए होता है। किसके लिए होगा? ये आपका प्रीफिक्स के लिए होगा। इनफिक्स नोटेशन तो खुद होता ही होता है, एंड रिवर्स नोटेशन ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होती है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। इनमें से कौन सा स्टैक का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, या इनमें से किस काम के लिए हम स्टैक का यूज करते हैं? फाइंडिंग फैक्टोरियल, यस, अभी हम देख के आए कि फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्टैक का हम यूज करते हैं। उसके बाद है फाइंडिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, नो। कंप्यूटिंग टेम्परेचर, नो। कंप्यूटिंग एवरेज, नो। फाइंडिंग इनवर्स, नो। ठीक है, अगर हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करना तो हम किसका यूज करते हैं? स्टैक का यूज करते हैं। अगला सवाल है कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ऑड डिग्री इन ए ग्राफ इज। एक ग्राफ के अंदर ऐसे कितनी वर्टेक्स होती है, ठीक है, जिनकी डिग्री क्या होती है? ऑड होती है, ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ऑड डिग्री, ठीक है, इन ए ग्राफ। तो ऐसी कितनी नंबर ऑफ वर्टाइसेस होती है आपके पास? ठीक है, तो वो हमेशा होती है आपके पास इवन। कैसी होती है? वो हमेशा आपके पास इवन होती है, ठीक है। ठीक है, इसको आप यूं समझ लीजिए, ठीक है, कि सपोज करो आपके पास एक द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ऑड डिग्री इन ए ग्राफ इज ऑलवेज इवन। हमेशा क्या होती है? इवन होती है। एंड दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू हैंडशेकिंग थ्योरम। ये कंसेप्ट किससे रिलेटेड करता है?
हैंडशेकिंग थ्योरम से रिलेटेड होता है। और हैंडशेकिंग थ्योरम में आपका क्या बोलता है कि बोलता है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इज इक्वल टू 2e। क्या बोलता है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इज इक्वल टू 2e एंड वेयर इज द नंबर ऑफ एजेस। का मतलब क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एजेस से है। ठीक है, तो मान के चलो ये आपके पास एक ग्राफ है। ये आपके पास एक ग्राफ है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ए की डिग्री क्या है, तो आप कहोगे कि ए की डिग्री 2 है। फिर हमने पूछा कि बताओ बी की डिग्री क्या है, तो आप कहोगे कि बी की डिग्री भी क्या है, यहाँ पर 2 है। फिर हमने पूछा कि बताओ सी की डिग्री क्या है, तो सी की डिग्री भी आपके पास कितनी है, यहाँ पर 2 है। ए की डिग्री 2, बी की डिग्री 2, सी की डिग्री 2। तो आप सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसेस की बात करोगे तो सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसेस इज 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है यहाँ पर 3, तो ये 6 बराबर 6। ठीक है, तो जो आपका सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसेस होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 2e के बराबर होता है। यहां पर क्या पूछा था हमसे कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ऑड डिग्री की, ऑड डिग्री वाली वर्टाइसेस कितनी है, तो बताओ यहां पर ऑड डिग्री वाली वर्टाइसेस कितनी है, ऑड डिग्री वर्टाइसेस कितनी है यहाँ पर। आप कहोगे कि ऑड डिग्री वर्टाइसेस यहाँ पर कितनी है, 0, क्योंकि ए की डिग्री 2, बी की डिग्री 2, सी की डिग्री 2, सबकी डिग्री क्या आ रही है 2, मतलब ऑड डिग्री वाले तो एक भी वर्टाइसेस नहीं है। तो यहाँ पर कितने वर्टाइसेस है, 0। तो क्या आप 0 को इवन बोल सकते हो, ठीक है, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। 0 को क्या बोल सकते हो आप, इवन बोल सकते हो। एक एग्जांपल से और ये बात क्लियर हो जाएगी। मान के चलो ये ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, आपकी शंका दूर हो जाएगी। ये ग्राफ है, तो बताओ ए की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ ए, तो आप कहोगे कि ए की डिग्री क्या है 1, डिग्री ऑफ बी, तो आप कहोगे कि डिग्री ऑफ बी कितनी है 2, क्योंकि इससे कितनी कनेक्टिंग लाइन है 2। अगर डिग्री ऑफ सी की बात करोगे तो डिग्री ऑफ सी कितनी है आपके पास 1। पहले तो इसको सोल्व कर लो, सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसेस इक्वल टू 2e। तो यहां से वर्टाइसेस का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो आप कहोगे कि 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है। कितना आ रहा है 4, और उसके बाद 2e, नंबर ऑफ एजेस कितनी है 2, 2 गुणा 2 कितनी होगी 4, यस। अब यहां से काउंट करो ऐसी कितनी वर्टाइसेस है जिनकी डिग्री ओड है, तो एक तो ए की डिग्री ओड है और एक बी की डिग्री ओड है, मतलब ए और सी दो वर्टाइसेस है जिनकी डिग्री क्या है ओड। अब जो ए और सी है इनको जब आप काउंट करोगे तो नंबर में कितने आएंगे 2, और 2 कैसा होता है आपका इवन, 2 कैसा होता है आपका इवन होता है, इसलिए बोला जाता है कि हमेशा क्या होती है, इवन होती है, ऑलवेज ओड। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखोगे कि अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है, ठीक है, तो उस ग्राफ में जो आपके पास ओड नंबर वाली डिग्री वाली जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस होगी वो हमेशा क्या होगी आपके पास इवन होगी। ठीक है, और ये कंसेप्ट किससे रिलेट करता है, आपके हैंडशेकिंग थ्योरम से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये आखिरी सवाल था हमारे पास, अंत तक रुके उसके लिए शुक्रिया आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए।